बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। यकीनन आपका दिन जो है वो बहुत ही खुशगवार अंदाज में शुरू हो चुका होगा और आप अपनी सीटों पर विराजमान हो चुके होंगे। हमारा प्रोग्राम जो है वो ट्यून कर लिया होगा और 2 घंटे जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एज़ यूजुअल मैं हूँ माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। और जिस तरह से माम ने कहा कि ये प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प होने वाला है और आपकी तफरीह का भी बहुत सारा, इन्फॉर्मेशन का भी बहुत सारा बंदोबस्त है, क्योंकि ये हफ्ते का आखिरी शो है। तो हमने भी और हमारी टीम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जुम्मा बाबरकत दिन है, वैसे ही तो जुम्मा भी मुबारक हो आपको जी। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। ये बार्टर सिस्टम जो है पहले ये मुकम्मल कर ले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि आपको पता है दिन का आगाज़ हो रहा होता है और आप लोगों ने पूरा दिन फिर घरों से बाहर निकलना है। तो हम आपको बता देते हैं कि मौसम जो है वो कैसा रहेगा, ताकि आप अपने जो मामूलात हैं, आप अपनी जो मसरूफियात हैं, वो मौसम के अकॉर्डिंगली तरतीब दे सकें। तो मौसम तो निस्बतन मुल्क भर में ठंडा हो चुका है, लेकिन अब कल लाहौर में अगर हम देखें तो दोपहर खासी गर्म थी वहाँ, लेकिन रात को सर्द हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। बाकी आप मौसम के बारे में क्या बताना चाहती हैं? वैसे महकमा मौसमियात ने भी बताया था कि जो हम दिन के वक्त देखेंगे तो थोड़ी गर्मी होगी, शाम में खुनकी हो सकती है, तो शाम में जी थोड़ी सर्दी फील होती है और आहिस्ता आहिस्ता सर्दी दस्तक दे रही है। अपनी रज़ाइयाँ, चादरें, ये वो गर्म लिबास निकाल लें क्योंकि सर्दी आने वाली है। खैर अभी जो मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, दर्जा हरारत क्या रहेगा, वो हम देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं। तो नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने की तवक्को है। मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आबशारों और सब्ज़ाज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं कि मौसम सर्द और खुश्क रहने के अलावा रात के औकात में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। गिलगित की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 और कम से कम 1 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू का रुख करें तो स्कर्दू में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 7 और कम से कम 5 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और धुंध छाए रहने का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं चश्मों और झरनों के नगर आज़ाद कश्मीर का मौसम, जहां बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 24 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 14 और कम से कम 2 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। नाज़रीन, अब रुख कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा का और आपके साथ शेयर करते हैं KPK का मौसम, जहां पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी अजला में सुबह और रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 26 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। सवाद, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा है 15 और कम से कम 1 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलाई अजला में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। और अब जिक्र हो जाए पंजाब का, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर लिए चलते हैं आपको। लाहौर में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 27 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 25 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान का रुख करें तो मुल्तान में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा 28 है और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने यहाँ पर आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है, ताहम मरी और गिलियात में धुंध छाए रहने की तवक्को है। और अब जिक्र हो जाए रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान का। बलोचिस्तान में हम देख रहे हैं बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। फलों के शहर कोयटा की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 19 और कम से कम -0 रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के शिमाली अजला में मौसम सर्द रहने का इम्कान है, जबकि बाद दोपहर
तेज हवाएं चलने की तवक्को है। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सूबे सिंध का मौसम। सिंध के मौसम की सूरत हाल देखें तो यहाँ पर कराची में ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 34 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 32 है और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। मौसम की सूरत हाल हमने आपके साथ शेयर की कि मुख्तलिफ शहरों में मौसम कैसा रहने वाला है। कुछ सियासी दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो आज वफाकी काबीना का बड़ा अहम इजलास होना था और इस इजलास के अंदर 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से काबीना ने मंजूरी देनी थी, लेकिन इत्तलात ये आ रही हैं कि ये काबीना इजलास मुलतवी कर दिया गया है और जितने भी वफाकी काबीना के अरकान हैं उनको भी इस हवाले से इत्तला कर दी गई है। मामला क्या है, हुआ क्या, अचानक जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार खान, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमें बताइए क्या हुआ? आज तो वफाकी काबीना का इजलास होने वाला था, फिर अचानक इसे मुलतवी क्यों करना पड़ गया? सुबह बखैर। और आज जो है आप जैसे कह रहे थे यहाँ बड़ा सर्द मौसम है वैसे तो, लेकिन मौसम में यहाँ शहर इक़्तिदार में जो सियासी गर्मा गर्मी है वो बरकरार है। और गुज़िश्ता शब जो होने वाली पीपल्स पार्टी की CEC थी, वजह बताई जा रही है कि CEC में चूँकि पीपल्स पार्टी ने मुतादिद इसकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया था आइनी तरमीम की, तो इस आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी आज वफाकी काबीना ने देनी थी और उसके बाद इसे सेनेट के इजलास में पेश किया जाना था। तो जब CEC पीपल्स पार्टी की जो सबसे बड़ी इस वक्त इत्तेहादी जमात है हुकूमत की, उसने अगर इसको मुस्तरद कर दिया है तो फिर हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं रहते। अगर पीपल्स पार्टी इस आइनी तरमीम के हवाले से साथ नहीं देती तो फिर ये मंजूर नहीं हो सकती। तो इस हवाले से आज ये जो है इजलास को अभी मुलतवी कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि एक पार्लिमानी कमेटी आज जो है वो बनाई जाएगी जो इस आइनी तरमीम के मसवदे का जायज़ा लेगी 2 रोज़ तक। वज़ीर आज़म भी अब से कुछ देर बाद जो है वो बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे, तो अब काबीना का इजलास भी 2 रोज़ तक यहाँ नहीं हो सकेगा। जो भी होगा अब वो पीर तक जाएगी बात। देखते हैं कि क्या जैसे कि आपने गुज़श्ता रोज़ के के इजलास की बात की और यकीनन मुसव्विदा जो है वो भी मंजर आम पर नहीं आया है। जिस तरह की हम सूरत हाल देख रहे हैं, पहले भी ऐसे ही हुआ था कि मुसव्विदा कोई बाकायदा तौर पर तैयार ही नहीं था तरमीम का। अब भी यही सूरत हाल है कि मुसव्विदा बाकायदा तौर पर तैयार नहीं है। तो किसी तरह इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं वो है NFC अवार्ड का जो है मुतालबा वो जो है नहीं माना जा रहा पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो इस पर क्या हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए, सिर्फ 2 तरामीम के अलावा उसमें जितनी तजावीज़ हैं वो पीपल्स पार्टी की CEC ने मुस्तरद की हैं और बहुत ज़्यादा वो बन जाता है। इसलिए कोशिश ये की जा रही है, हुकूमत भी कोई हज़ीमत का सामना नहीं करना चाहती है और हुकूमत की ख्वाहिश है कि इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए और उसके हवाले से पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादियों के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी ख़दशात हैं, उनको दूर किया जाएगा। और इस हवाले से जो एक पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ है उसकी सरबराही भी पीपल्स पार्टी के फारूक एचनाई को दी जाएगी। वो इस कमेटी को हेड करेंगे और वो तजावीज़ में कुछ देंगे इस हवाले से और फिर जो है इस मसवदे को मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। अच्छा शहरियार, हमारे वो देखने वाले जिन्होंने अभी अभी सुनो पाकिस्तान ट्यून किया है और वो ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर चल क्या रहा है, तो ज़रा उन्हें भी ये समझा दें कि कौन कौन सी तजावीज़ हैं जिनको कबूल कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं, यानी 2 ही हैं जिसके अलावा सबको वो रद्द कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी ज़रा अपडेट देते हैं। देखिए, इसमें ये क्योंकि बहुत सारी इस वक्त तक कोई भी रिटन शेप में कहीं पे कुछ मौजूद नहीं है। जो चीज़ें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ट्वीट की थी वो ही हैं जो तजावीज़ इस वक्त तक सामने आई हैं और जितने भी इत्तेहादी हैं उनको भी इसी तरह बताया जा रहा है। अभी तक कोई मुसव्विदा इस तरह का नहीं था जो आज पेश होना था। मुसव्विदा उसके बाद काबीना से मंजूरी के बाद उसको जो है शेयर किया जाना था बाकी जमातों के साथ, लेकिन अब चूंकि वो मंजूर नहीं हो सका अब तक बिल्कुल मंजूर नहीं हो सका। ये भी बता दें कि आप शहर इक़्तिदार में हैं, आपकी सियासतदानों से मुलाकातें भी होती हैं यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन, किसी को मुसव्विदा नहीं मिला, क्या दिखाया भी गया, किसी को कोई झलक ही नजर आई हो उसकी?
जी नहीं, ये आपको पता है कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई जी। तब भी यही मामला था और अक्सर वज़रा तक बेखबर थे। अब से कुछ दिन पहले तक इसहाक डार हों जो नायब वज़ीर आज़म भी है, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, अहम हुकूमती रुकन है, वो बेखबर थे। वो कहते थे कोई तरमीम नहीं आ रही, लेकिन तरमीम अचानक आई और वो यहाँ पर जो है अचानक हुआ कि इसको मंजूर भी किया जाना है। तो मामला इसी तरह चलता है। पहले भी यही हुआ था कि दिखाया कुछ गया था और जो JUI से बातचीत हुई वो और मामलात पर हुई और बाद में JUI शिकायत करती मिली कि हमारे से तो ये वाली चीज़ें डिस्कस नहीं की गई थी लेकिन ये मंजूर करा ली गई। तो अब तक जो भी लोगों से मुलाकात हुई है, ज़्यादातर लोग इस हवाले से छुपते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। वो मीडिया पर आना ही नहीं चाह रहे, वो ये बात करना ही नहीं चाह रहे। सही, जैसे कि शहरियार आप भी कह रहे हैं कि लोग आने ही नहीं चाह रहे, छुपते नज़र आ रहे हैं और आपने कब से इस मामले पर नज़र भी रखी हुई है। जो भी हलचल हो रही है, जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं वो यही है कि अभी तक इत्तेफाक राय नहीं हो पाया, शायद इसलिए भी इजलास मुलतवी हो गया है। तो आने वाले दिनों में क्या जेस्चर लग रहा है, क्या बॉडी लैंग्वेज है कि ये चीज़ें मंजूर हो सकती हैं, तरमीम आ सकती है या नहीं आ सकती, इत्तेफाक राय हो सकता है या नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, देखिए लामहला मंजूर ये होनी है। 27वीं आईनी तरमीम ज़रूर मंजूर होगी और इस हवाले से इत्तफाक राय पैदा किया जा रहा है। और सिर्फ जो हुकूमत की ख्वाहिश है सिर्फ इत्तेहादी जमातों के साथ नहीं बल्कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ भी रब्ता किया जा रहा है और उनको भी कायल किया जा रहा है कि वो भी इस तरमीम की हिमायत करें। गो के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल PTI जो समेत जितनी अपोजिशन जमातें हैं वो इसको मुस्तरद कर चुकी हैं। वो कह रही हैं कि हम इस तरमीम के ख़िलाफ़ जाएंगे और उनका आज भी यही प्रोग्राम था कि वो आएंगे और आज शोर शराबा होगा, हंगामा होगा, वही जो कैफियत रहती है और उसी हंगामे के दौरान ये तरमीम इसी तरह खामोशी से मंजूर हो जाएंगी। बाकी जमातों को जो साथ देंगी उसमें हम जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, MQM, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, नेशनल पार्टी समेत जितनी जमातें हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, ये सारी की सारी अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो रखेंगी और वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बाद हुकूमत इसको दोबारा पेश करेगी और फिर ये मंजूर कराने के बाद जो है यहाँ से जो जब तमाम जमातों की तजावीज़ शामिल हो जाएंगी तो इसको दोबारा से जो मसवदा इसका मंजूर किया जाएगा और उसको पेश किया जाएगा। शहरियार, अच्छा ये भी बता दें कि शहबाज शरीफ साहब तो बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं और मंडे तक तो कोई इस तरह की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तो उनकी अदम मौजूदगी में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कौन करेगा? किसको नामज़द किया गया है? कोई नाम सामने आया है? देखिए हुकूमत की जानिब से बहुत सारे जो इसमें वज़ीर क़ानून भी एक्टिव हैं इस वक्त, राना सनाउल्लाह बहुत मुतारक है इस हवाले से। इसके अलावा जो दीगर जो शख्सियात हैं, जो फैसल वाडा हैं, वो भी मुलाकातें कर रहे हैं और वज़ीर आज़म जो है वो बेशक 2 दिन के लिए यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन जो है एक आज पार्लिमानी कमेटी जो है वो बनाई जा रही है। फ़ारूक H नाइक जो है शायद उसको हेड करेंगे और वो इस हवाले से जो तजावीज़ हैं वो मुरतब करेंगे। हफ्ता लास्टली हमें ये बता दें जरा क्विकली, इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि अरकानीन असम्बली को हिदायत की गई थी, वफाकी वज़रा को, मुआवनीन खुसूसी को, मुशीरों को, कि इस्लामाबाद आपने छोड़कर नहीं जाना वज़ीर आज़म की जानिब से, तो अब वो वीकेंड अपने घरों में मना सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, इस वक्त भी तमाम जो चीफ विप के मुताबिक तमाम अरकान को यहीं रहने का कहा गया है और तमाम अरकान यहीं मौजूद रहेंगे। बस हुकूमत अपना काम जारी रखेगी, मुशावरत का अमल जो है वो जारी रहेगा, मुशावरत का अमल जारी रहेगा और अरकान भी यहीं रहेंगे। शहरियार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और यकीनन जो सूरत हाल बनी हुई है इसकी कोई अंदर की ज़रूर कोई ना कोई कहानी होगी, वो हम जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन से। गजाला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम देख रहे हैं सिचुएशन बनी हुई है, सियासी गहमा गहमी है और इजलास मुलतवी कर दिया गया, असल कहानी क्या इजलास मुलतवी होने की? जी बिल्कुल, देखें ये आज एक्सपेक्टेड था कि वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा और ये इसलिए एक्सपेक्टेड था कि ज़राए हमें हमारे ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी अहम और बड़ी इत्तेहादी जमात है हुकूमत की और सेनेट में इनकी अक्सरियत है। सेनेट में जब तक पीपल्स पार्टी वोट ना करे, सेनेट में कोई भी आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो ही नहीं सकती। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ, रात गए तक जारी रहा और फिर रात गए ये इतला सामने आई, बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग की गई जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 27
27वीं आईनी तरमीम के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर के एतराज है, और उन्होंने कहा कि उस सिलसिले में हमें फर्दर बातचीत करने की जरूरत है, हम मजीद डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन के लिए ये तय किया गया, ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास आज यानी कि बरोज जुमा बाद नमाज जुमा एक दफा फिर होगा। तो जब तक उनका पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेफाक राय नहीं होता उस वक्त तक वफाकी काबीना में 27वीं आईनी तरमीम को पेश करना और फिर उसको मंजूर करना यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी रुकावट बन जानी थी, जिसकी वजह से फिर आज ये फैसला किया गया कि जब तक के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास मुकम्मल नहीं हो जाता और उनके साथ मामला मुकम्मल तौर पर तय नहीं पाए जाते और उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू बाकायदा एलामिया की शक्ल में सामने नहीं आ जाता, उस वक्त तक काबीना का इजलास मुलतवी किया जाए। अच्छा, एक और वजह जिसकी वजह से आज शाम को दोबारा नहीं तलब किया जाएगा, उसकी बड़ी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जिसके बाद ये तय किया गया कि बीच में ये 2 दिन निकाल के पीर या मंगल को फिर वफाकी काबीना का इजलास तलब किया जाए। उसके बाद जिस तरह की सूरत हाल वजीर वाज़ेह होगी उस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। ताहम कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों के इजलास आज होंगे, मामूल के मुताबिक होंगे। मामूल का एजेंडा भी जारी किया गया था, उसी के मुताबिक ही होंगे। 27वीं आईनी तरमीम का मामला अब अगले 48 से 72 यानी कि गजाला ये सूरत हाल वैसी है जैसे 18वीं तरमीम के हवाले से थी कि 1 साल बहस चली थी, फिर जाकर मंजूरी हुई थी, और इस सूरत हाल में भी अब यही लग रहा है कि टेक्स टाइम के बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहस होगी फिर जाके मंजूरी होगी और अभी भी इत्तेफाक राय नहीं हो पाया है। तो असल अंदरूनी कहानी बताएं, ये जो इजलास मुलतवी क्यों हुआ है? अच्छा माहम, देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, लेकिन 18वीं आईनी तरमीम वाला मामला वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल था, उस पर बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा किया गया था। लेकिन अगर हम 26वीं आईनी तरमीम को देखें जो इससे कबल मंजूर की गई थी, उस पर बड़ा डिले आया था, उसके हवाले से बड़ी बातचीत की गई थी, वफूद का आना जाना लगा रहता था, कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज हो जाते थे, कभी पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती थी। तो बहुत ज्यादा टाइम ही लेगा, बहरहाल कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। आज जरा ये भी हमें बता दें कि आप माहौल को देख भी रही हैं, आप ऑब्जर्वेंट भी हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी के ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये जो एतराज़ात हैं, पीपल्स पार्टी डटकर इन पर खड़ी हुई है या फिर फेस सेविंग की कहीं ना कहीं कोई कोशिश है? देखिए, जो इस हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान सामने आया था, उन्होंने NFC में जो सूबों के शेयर्स हैं उनके हवाले से जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ में तब्दीली के लिए एक बात की जा रही है इस 27वीं आईनी तरमीम में। देखिए, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से हम अभी जितनी भी बात कर रहे हैं वो स्पेकुलेशंस पर है, एक मुजव्विज़ा मुसव्विदा है और वो भी मुकम्मल तौर पर हमारे सामने नहीं आया। 27वीं आईनी तरमीम का मामला खुलकर सामने आया था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक ट्वीट के बाद, ठीक है। अब जो गुज़िश्ता रोज़ भी चेयरमैन ने जो इस हवाले से एक बयान जारी किया है उसमें ये बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा है कि जो NFC में सूबों के शेयर्स हैं उसके हवाले से पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं मानेगी। इसके साथ ही जो एक अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली है उसको पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जो अख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली है उसको एक रिवर्स गियर लग जाएगा, जो कि पीपल्स पार्टी के ना ही मफाद में है और ना ही जो उनका हमेशा से एक अख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली है वो इसका प्रचार करते रहे हैं। ये 2-3 ऐसे बड़े पॉइंट्स हैं जिनके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस सामने आ रही हैं और यकीनी तौर पर मिल बैठेंगे, एक दूसरे के साथ मामला तय करेंगे, तभी अब ये 27वीं आईनी तरमीम का मामला किसी सिमत जाता हुआ नजर आएगा। गजाला, ये तो आपने एक पॉइंट रख दिया, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आईनी अदालतों के कयाम के हवाले से बातचीत जारी है, उस पर क्या अभी तक मौक़िफ़ सामने आया? देखिए, आईनी जो अदालतें हैं उसके हवाले से भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उनका ये कहना है कि अभी जो CEC का इजलास है उसमें इस मामले पर भी अभी तक डेडलॉक चल रहा है। अच्छा, एक और वेरी इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आइन का आर्टिकल 243 है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो आइन के आर्टिकल 243 को मुकम्मल सपोर्ट करती है। उसमें जो तरमीम की जाएगी उस पर उन्होंने कहा कि पूरी CEC ने उसका मुकम्मल अख्तियार मुझे दे दिया है कि आइन का आर्टिकल 243, और आप जानते हैं कि वो जो हमारी फोर्सेस के हवाले से है वो है, उन्होंने कहा CEC ने उस पर मुझे मुकम्मल अख्तियार दे दिया है और हम आइन के आर्टिकल 243 में जितनी भी तरामीम की जा रही हैं उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन मजीद जितने भी आइटम्स हैं या मजीद जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो शेयर्स के हवाले से हो NFC में या फिर वो जो अख्तियारात की मुंतकिली है निचली सतह तक उसके हवाले से हो, यानी कि बलदियाती निज़ाम के हवाले से हो, उस पर उन्होंने कहा कि अभी तक हमारी बातचीत चल रही है, उस पर कोई भी एक ऐसा वाहिद नुक्ता नहीं है जिस पर हमारा इत्तफाक राय हो गया वो CEC में, या हम मजीद ये कहें कि जी हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। बट
आर्टिकल 243 के हवाले से वो यकीनन हुकूमत को ठीक है, आर्टिकल 243 के हवाले से पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है, उस पर क्लैरिटी है, सपोर्ट कर रही है पीपल्स पार्टी उसको। अच्छा खजाला, 26वीं आईनी तरमीम की भी बात हो रही थी और उस मौके पर मौलाना के घर पर जो मुलाकातों के दौर चल रहे थे पीटीआई के, हुकूमती जमात के और इत्तेहादी जमातों के, वो तो अपनी जगह पर मौजूद थे, लेकिन तब भी मौलाना ने मुसव्विदे का बड़ा जिक्र किया था और बताया था कि 2-3 भी हैं और हमें जो दिखाया गया, जो मंजूर करवाया गया वो डिफरेंट है। अभी तक जो मुसव्विदा है वो सामने नहीं आया, अगर आया तो आप अब बता सकते हैं। तो अगर काबीना इजलास होता है या फिर पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर मामला तय होने हैं, डिस्कशन होनी है, तो मुसव्विदे के बिना किस तरह से हो सकती है? या तो फिर ये किसी के हाफजे में महफूज है, वो वहाँ पर बात करेगा, बताएगा ये पॉइंट्स हैं, इन पर आप बताएं आप राजी हैं या नहीं, या कुछ रिटर्न भी होगा? अच्छा, ऐसा आईनी तरामीम में ऑब्वियसली इस तरह से नहीं होता कि बगैर किसी तहरीरी बातचीत, तहरीर के अलावा कोई बातचीत की जाए। यकीनन कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि लिखे गए होंगे, और इससे पहले देखें 27वीं आईनी तरमीम का मामला पहली दफा तो सामने नहीं आया। जैसे ही 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई थी, उसके कुछ ही अरसे के बाद 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त हमें कम अज कम वफाकी दारुल हुकूमत की फजाओं में, पार्लियामेंट की राहदारियों में सुनाई दी जाने लगी थी। ताहम खुलकर मामला, मैं दोबारा एक दफा बता रही हूँ, खुलकर मामला वज़ालत सुनी जा रही थी, लेकिन इसहाक डार साहब का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है। वो कह रहे थे अभी तो हम 26वीं नहीं हजम कर पाए, तो आप 27वीं की बातें कर रहे हैं, जब उनसे सवाल हुआ था। देखिए, उनका बयान भी सामने है और ये हकीकत भी सामने है कि आज 27वीं आईनी तरमीम के लिए, जबकि 26वीं, ये भी याद रखिएगा कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो अभी तक वो अदालतों में उसका मामला ज़ेरे समाअत है, उसके बारे में कोई फैसला नहीं आया है। इसके बावजूद भी इसहाक डार साहब के बयानात एक तरफ, जो पूरी हुकूमती काबीना थी उनके बयानात एक तरफ, लेकिन हकीकत ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज हम 27वीं आईनी तरमीम को अपने चैनल पर बैठकर अपनी स्क्रीन पर डिस्कस कर रहे हैं, और इसी के लिए वफाकी काबीना का इजलास भी तलब किया जाना था, और इसी के लिए ही आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी तलब किए गए थे। और इंटरेस्टिंगली इसी के लिए ही ये कहा गया था तमाम अरकान को कि हम बात नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि आप अपने घरों को वीकेंड मनाने जाएंगे या नहीं, तो हुकूमती अरकान या जो बयानात होते हैं वो एक तरफ होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और कह रही होती है। अब आप ये देखिए कि फैसल वाडा साहब जब गुज़िश्ता रोज उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा आप 27वीं की बात कर रहे हैं। रज़ाना, लास्टली जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। कौमी असम्बली में तो नंबर्स पूरे हैं गवर्नमेंट के, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत के। सेनेट में कोई 3 सीटों का कहते हैं कि 3 जो मेंबर्स हैं उनकी कमी है, वो किस तरह से पूरे किए जा रहे हैं? ANP राजी है? क्या मामला आता है वहाँ पर? नंबर गेम क्या है? अच्छा, अगर मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें, वेरी क्विकली मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए, इस वक्त जो सेनेट है उसमें पीपल्स पार्टी के 26 अरकान हैं, अक्सरियती पार्टी, ठीक है, मुस्लिम लीग नून के 20 हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी जिसे हम बाप कहते हैं उनके 4 अरकान हैं, MKN के 3 हैं, मुस्लिम लीग काफ नेशनल पार्टी का 1 और 3 आज़ाद सेनेटर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 सेनेटर्स हैं, फैसल वाडा, अनवारुल हक ताकर और असद कासिम। ये तीनों ऐसे सेनेटर्स हैं जो किसी भी जमात से वाबस्ता नहीं है, लेकिन जब मुस्लिफ कानून साजी होती है तो उसके दौरान जो ये अमूमन, हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट मोस्टली ये हुकूमत की हिमायत करते हुए हमें नजर आते हैं। अच्छा, अपोजिशन बेंचेस की कुल तादाद 30 है, वो यकीनी तौर पर इसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन इससे कबल आप ये याद रखिएगा कि 26वीं आईनी तरमीम जिसका हम बार बार हवाला दे रहे हैं, जब वो मंजूर की जानी थी तो उस वक्त हुकूमत को जो अपोजिशन की जानिब से अवामी नेशनल पार्टी है उनके 3 और आज़ाद जो सेनेटर हैं नसीमा एहसान, उनकी भी हिमायत मिली थी। उस वक्त भी इस बात से बड़ी बहस की गई थी। जो अवामी नेशनल पार्टी है उसके कुछ अरकान कुछ वक्त के लिए मंजर आम से गायब हो गए थे। इवन अगर सेनेटर नसीमा एहसान जो कि आज़ाद रुकन है वो भी कुछ देर के लिए, 1-2 दिनों के लिए मंजर आम से गायब हो गई थी, और जिस दिन फिर इजलास तलब किया जाना था वो उस वक्त अचानक से सामने आ गई थी। और फिर इन चारों ने जो थी, यकीनन ये सारी सूरत हाल में अब हम देख रहे हैं कि इत्तेफाकी राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। बहुत साला आपके वक्त का और जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इजलास काबीना का मुलतवी कर दिया गया है क्योंकि इत्तेफाकी राय नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं और उन एतराज़ात को दूर करने के लिए हुकूमत भी बड़ी मेहनत कर रही है, मुशावरत का अमल जारी है। और अब 2 दिन जो है वो वीकेंड होगा, मंडे को होपफुली इस हवाले से दोबारा से इजलास होगा और कोई ना कोई इस पर मुशावरत होगी या मुसविदा तो अभी तक सामने नहीं आया, कोई फाइनल ड्राफ्ट तहरीरी तौर पर अभी तक सामने नहीं है जिस पर कोई बात कर सकें, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या सूरत हाल होती है। फिलहाल जी प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जनूबी अफ्रीका ने वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 8 विकेटों से जीत लिया है और अब सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है।
पाकिस्तान का दिया गया 270 रन का हदफ 41वें ओवर में ही हासिल कर लिया जनूबी अफ्रीका ने। क्विंटन डी कॉक ने अपने करियर की 22वीं सेंचुरी बनाई है और टोनी डिजोर्जी ने 76 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम और फहीम अशरफ ने एक एक विकेट हासिल की। जी बिल्कुल। और अगर सलमान अली आगा की बात करें तो उन्होंने 69 रन बनाए, साइम अयूब 53 रन बनाकर नुमाया रहे और जनूबी अफ्रीका के बर्गर ने 4, पीटर ने 3 और कॉर्बन ने 2 विकेटें हासिल की। और 123 रन बनाने वाले क्विंटन डी कॉक को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और तीसरा और फैसला कुन मैच जो है वो कल खेला जाएगा, तो मैच की क्या सूरत हाल रहेगी और अभी तक की परफॉर्मेंस क्या है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं। सैयद याहिया हुसैनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं, मायूसी हो रही है, पाकिस्तानी टीम जो है वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है। और स्टार्ट में अगर हम देखें, फ़खर जमान 0 पर आउट हो गए हैं, तो जिन प्लेयर्स पर हमें बहुत फ़ख्र है, गुमान है कि बहुत अच्छा खेलेंगे, वो ही नहीं खेल पा रहे हैं, तो फिर आगे मैच की क्या सूरत हाल हो, क्या एक्सपेक्ट करें कि जीत सकता है पाकिस्तान? जी बिल्कुल, आपका तजिया बिल्कुल सूरत हाल और मामलात के तनाजुर में बिल्कुल बजा है और मायूसी बिल्कुल मौजूद है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और अगर मैं क्रिकेट की इस्तिलाह में बात करूं कि जनूबी अफ्रीका ने हमारे घर में हमें रगड़ कर रख दिया, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो ये कहना बेजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी, इंतहाई अफसोस वाली कारकर्दगी जिस पर हम सिर्फ हाथ मल सकते हैं। और अगर हम बाहर नहीं जीत सकते तो घर में भी नहीं जीत सकते, तो फिर ये टीम के खिलाड़ी जो हैं, इनको हम कहते हैं कि ये टॉप क्लास क्रिकेटर हैं। ये किस चीज़ के टॉप क्रिकेटर हैं? न जिम्मेदारी ले सकते हैं, न जिम्मेदारी दे सकते हैं। कल टॉस जीतकर हम पहले बैटिंग कर रहे थे और ऐसा लगा कि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, हमारी टीम जनूबी अफ्रीका में खेल रही है। 22 रन पर बाबर आजम 11 रन बनाकर चले गए। फ़खर जमान ऐसा लग रहा था कि रात को जो है वो टेलीविजन देख रहे थे, उनकी आंखें नहीं खुली हुई थी, वो आते ही नहीं बैटिंग करने के लिए। लोग बात कर रहे हैं, तीसरी गेंद पर वो कैच दे के चले गए। रिजवान का तो दिल ही नहीं चाह रहा था, कल लग रहा था कि वो जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। और जो एहसान ऐसा लगता है कि आगा सलमान ने हमारे ऊपर किया, पहले 30 गेंदों पर उन्होंने 1 रन लिया, फिर उसके बाद साइम अयूब कब तक टैलेंट के नाम पर, अहलियत के नाम पर टीम के साथ खेलेंगे, कब जिम्मेदारी लेंगे, कब मैच को फिनिश करेंगे, समझ से बाहर है। ये अजीबोगरीब सा मामला है। हमने जिस पिच के ऊपर 163 डॉट गेंदें खेली, उस पिच के ऊपर जनूबी अफ्रीका ने 59 गेंदों पहले हमें 8 विकेट से शिकस्त दे दी। और ऐसा लगा कि जनूबी अफ्रीका से खेलते जो है हमें मसल कर रख दिया। और हम लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कल बगैर प्लानिंग के मैदान में उतर गए। ना हमारे पास कोई अप्रोच थी, ना हमारे बैट्समैन चले, ना हमारे बॉलर चले। तो बस अफसोस ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये सब अफसोस तो कर सकते हैं, लेकिन ये फिर जवाब भी तो देते हैं ना, दलीलें भी देते हैं हारने की हमारे खिलाड़ी। और बबांगे दोहल, मतलब आप कंडीशन से हम आंग नहीं थे, आप ये बात नहीं यहाँ पर कह सकते। पिच साजगार नहीं थी, आपको उसका इल्म नहीं था, उसका नॉलेज नहीं था। तो इस तरह की बातें तो काबिल कबूल नहीं है। आप इस तरह की दलील आप नहीं दे सकते। वजह फरमाया आपने, क्योंकि ये हमारा एक पसंदीदा मशगला बन गया है। अपनी नाकामी जो है, अपनी कोताही जो है वो दूसरों के सर पर डाल देना, हालात पर डाल देना, सूरत हाल पर, चीज़ों पर डाल देना और ये कह देना कि जो तबसरा कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर ख़राब खेल के ऊपर बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद क्या किया है। तो ये जवाब नहीं है इसका। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 25 करोड़ आवाम के आप बेहतरीन मुंतखब खिलाड़ी हैं और जिस तरह की कारकर्दगी का आपने मुजाहरा किया है वो समझ से बाहर है। ना आपके बैट्समैन चल रहे हैं, ना आपके बॉलर चल रहे हैं। जब हमारे बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो है रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं पिच के ऊपर। जनूबी अफ्रीका की तीसरे दर्जे की टीम पाकिस्तान में मौजूद है, उनके टॉप क्लास क्रिकेटर टीम के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हमारी सी टीम खेल रही है, उनकी ए टीम खेल रही है। अब होता ये है हमारे पास कि एक मैच जीत जाते हैं, सदर भी मुबारकबाद दे रहे हैं, वजीर आजम भी मुबारकबाद दे रहे हैं, कोई बचता ही नहीं है मुबारकबाद देने के लिए। लेकिन जब टीम हार जाती है तो सब चादर ओढ़कर सो जाते हैं और हमारे खिलाड़ी जो है वो मुंह छुपाते फिर रहे होते हैं। लेकिन याहिया साहब, जब होम ग्राउंड पर इस तरह से मैच हारेंगे तो इंटरनेशनली खेलते हुए फिर वो कह देते हैं जी भारत के साथ खेलते हुए बहुत प्रेशर होता है। होम ग्राउंड में खेलते हुए इन पे कौन सा प्रेशर है कि ये लोग जीत ही नहीं पाते हैं और फिर सर्जरी की बातें होती हैं। लेकिन उस तरह से अब न्यू कमर्स को फिर मौका दिया जाए, अगर पुराने प्लेयर्स इस तरह से खेल ही नहीं पा रहे हैं, परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, जैसी टीम की परफॉर्मेंस है लोग भी इसके मुकम्मल तौर पर जो है वो मुस्तहिक हैं। इंतहाई माजरत के साथ
जी लोग आते हैं जी बाबर आजम के को देखने के लिए आए हैं। बाबर आजम जो है वो आखिरी 4 मैचों में 2 मरतबा अंडे पे चले गए हैं, एक बार वो 7 पर चले गए हैं। कल जो है वो उनको एक लाइफ लाइन मिली, उनका एलबीडब्ल्यू जो है वो रिव्यू हो गया, उसके बाद वो कैच दे के चले गए और उसके बाद वो वहाँ तो रिव्यू ले नहीं सकते थे क्योंकि कैच हो गए थे। उसके बाद अब हम होता ही है कि जब हम हार जाते हैं तो कहते हैं इसको टीम में नहीं रखा, जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि वो टीम में नहीं था, अब इनको निकाल दें। फिर आप अब मुझे बताइए, शाहीन आफरीदी कप्तानी कर रहे हैं, रिजवान जो है वो टॉप क्लास क्रिकेटर है, रोना चल रहा था कि उनको कप्तानी से आपने हटा दिया है। बाबर आजम जो है वो लोग उनको देखने के लिए आते हैं, टॉप क्लास क्रिकेटर है। काय की टॉप क्लास परफॉर्मेंस मुझे बताइए, 1 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए हैं क्वांटन डिकॉक, जोजी जिस तरह खेल रहे हैं, जिस तरह प्रिटोरियस खेल रहे हैं, लग रहा है कि भाई उनके अंदर एक धड़क है, उनके अंदर एक सोच है, उनके अंदर एक जज्बा है। हमारे खिलाड़ी तो हमारे ऊपर एहसान कर रहे होते हैं, 50 रन करके अगली के अंदर वो आउट हो जाते हैं। मेरा काम पूरा हो गया, 50 रन हो गए, अगले 3 मैच मेरे पक्के हो गए। एक मैच जीतते हैं, पूरी पाकिस्तान जो है कराची से खैबर तक मुबारकबादों के पैगामात ही खत्म नहीं हो रहे थे और हमारे जो है वो खिलाड़ी जो है वो जनाब ऐसे करते हैं जैसे उन्होंने मुल्क के ऊपर एहसान कर दिया है। कोई 25 रन करके जो है एहसान कर देता है, कोई 2 विकेटें लेकर एहसान कर देता है। फिर हमारे जो अवाम है वो जनाब सिर्फ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया याया साहब आपने। वही होप कि जिस तरह से मुबारकबादें दी जाती हैं हारने पर, उस तरह से कोई इन पर सख्ती की जाए, कोई एनालिसिस किया जाए तो फिर शायद ये कुछ अच्छा परफॉर्म कर सके। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बीच में कप्तान की बहुत बातें होती है। आपकी नज़र में एक अच्छा कप्तान कौन है और किस तरह से टीम को लेकर चल सकता है, और एक अच्छे कप्तान की वजह से क्या पॉसिबल है कि मैच जीता जा सकता है? देखिए, ये कप्तान ने तो नहीं हराया ना, कप्तान की अब तब्दीली, असल में सब अपनी मर्जी की बातें करना चाहते हैं। अब कोई कहेगा क्रिकेट का निजाम ठीक नहीं है, कोई कहेगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, कोई कहेगा रिजवान के साथ ज्यादती हो गई। तो भाई रिजवान तो टीम में खेल रहे थे ना, बैटिंग कर लेते। शाहीन आफरीदी भी मैं उनको बरी जिम्मा नहीं कह रहा, वो टीम के कप्तान थे, कैच छूट जाते हैं, उनको अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, अगर कैच नहीं पकड़ रहे थे एलबीडब्ल्यू कर देते, खिलाड़ी को बोल्ड कर देते, कप्तानी में अच्छे फैसले करते। लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम ने कल आपको करीब आने ही नहीं दिया, उन्होंने कल आपको अटैक पे रखा, उन्होंने आपको प्रेशर में रखा। जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि वो जनाब कैसे दिल से खेल रहे हैं। जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो उन्होंने आपको चढ़कर जो है आपको पीछे धकेल दिया। हमारी टीम का मसला ये है कि हमारी टीम में सुपरस्टार खेल रहे हैं, वो सुपरस्टार सिर्फ सोशल मीडिया के सुपरस्टार हैं, ग्राउंड में जो है कारकर्दगी नील बटा सन्नाटा है। और अवाम उनके तो आप रहने ही दीजिए, एजेंट बने हुए हैं, मैनेजर बने हुए हैं, उन्होंने जनाब ये सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये राय नहीं है, ये अवाम नहीं है, ये जत्थे हैं जो कि अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं। जब बगैर किसी परफॉर्मेंस के आप टीम में वापस आ जाएंगे, खराब कारकर्दगी पर टीम से ड्रॉप हो जाएंगे, कोई सवाल नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा और आप अनटचेबल होंगे, तो फिर ऐसी ही कारकर्दगी होगी, अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं। याया साहब, अब मसला कहाँ पर है सर? क्या ये समझ बैठे हैं कि ये इतने काबिल हो गए हैं कि अब इन्हें मजीद बेहतरी लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, या ये लोग फिर उस तरह से ट्रेनिंग नहीं करते, पसीना नहीं बहाते, कोई प्लानिंग नहीं करते, गलतियों से नहीं सीखते, ये कोई नफ्सियाती मसला है जो दबाव में आ जाते हैं? वजह क्या है? सरकार, मसला कहाँ नहीं है, मराहत आप इनको दे दें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इनको आप आईसीसी का रेवेन्यू दे दें। कारकर्दगी इनकी नील बटा सन्नाटा है। हम अमेरिका से हार जाते हैं तो हम कहते हैं हमारा फर्स्ट क्लास का निजाम नहीं है। भाई ये बेस्ट प्लेयर हैं, इनको परफॉर्मेंस देना चाहिए। आप किसी की नीयत पर शक नहीं कर सकते, आप किसी के दिल कर नहीं देख सकते। अभी जो डी प्रिटोरियस खेल रहे हैं, इनकी मैं तस्वीर देख रहा था क्वांटन डिकॉक के साथ, वो छोटे थे तो वो उनकी कमर पे लग रहे थे, आज वो उनके साथ इनिंग का आगाज करने के लिए आए हुए हैं। हमारे खिलाड़ी जो है किसी को दामाद कह देते हैं, किसी को रिश्तेदार कह देते हैं, किसी को पसंद कह देते हैं। भाई ये सारी चीजें होती हैं क्रिकेट की दुनिया में, पूरी दुनिया में होती हैं। लेकिन आप जो है वो जब टीम से ड्रॉप हो जाते हैं तो आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कौन सा फर्स्ट क्लास मैच खेलते हैं? सिर्फ 4 ओवर के प्लेयर हमारे रह गए हैं, सिर्फ लीग क्रिकेट आप इनको खिला लें, मुआहदे आप इनको दे दें, एड में आप इनसे काम करा लें, लेकिन जो इनका असल काम है बैट और बॉल के साथ परफॉर्म करना, उसके लिए जनाब आप इनसे सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप कौन होते हैं। याया साहब, अब जो तीसरा मैच है सर, उसके हवाले से भी कुछ प्रिडिक्ट कर दें, कोई गलतियों से सीखा है इन्होंने, कोई बेहतरी ला सकते हैं हफ्ते को अपनी परफॉर्मेंस में, क्या उम्मीद है? बस सर, सजाद अली का गाना चलाएं, दुआ करो, हाथ उठा के सीधे में जाके सर झुका के, और उसके बाद इंशाल्लाह अगर हम जीत जाएंगे, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी तो दिल से दुआ है। उसके बाद आप देखिएगा टीवी पर कैसे टिकट चल रहे होंगे, बिल्कुल और याया साहब, अब तो ये कहना भी हम भूल चुके हैं कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। अब तो ये भी वो वाला मंजन भी बहुत पुराना हो गया। अब आवाम बड़ी मायूस होगी, आवाम अब चेंज चाहती है, आवाम चाहती है कि वाकई सर्जरी हो, कोई नए प्लेयर्स आए, अच्छा ये का दौर है, आप मानते नहीं।
अच्छा चले याया साहब, ये तो हो गई ना मैच की बात। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर इरफान जूनियर हैं, उन पर ऑस्ट्रेलिया में बॉल टेम्परिंग का जो जुर्म है वो साबित हो गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता। मैंने भी, आपने जिस तरह भी बताया, मैंने स्टोरी देखी है, लेकिन ये चीजें जो हैं वो खबर आती रहती है, इस तरह की चीजें होती रहती हैं, लेकिन मसला हमारे क्योंकि पास यही कहा ये जा है रहा है कि- उन्होंने बॉल के साथ छेड़छाड़ की है, तो उनको 5 मैचेस के लिए जी पाबंदी उन पर आयद कर दी गई है। ठीक है, उन्होंने गलती की है तो उनको जुर्माना होना चाहिए। सही, ठीक बिल्कुल है। ठीक है। अगर उन्होंने गलती की है तो जुर्माना होना चाहिए। और साथ ही साथ तीसरे मैच के हवाले से भी आपने बता दिया कि क्या एक्सपेक्टेशन जो है वो रखनी चाहिए और मैच देखना चाहिए आपको, या फिर अपना वक्त जो है वो किसी प्रोडक्टिव काम में आपको लगाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सैयद याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये सारी बातें अपनी जगह पर। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, Yes. हम अपने होम ग्राउंड पर जिन कंडीशन से हम आहंग हैं, जिन पिचेस से हम आहंग हैं, और उसके अलावा अगर हम देखें तो जनाब सी टीम है जनूबी अफ्रीका की, जिसके Yes. मद्दे मुकाबिल हम हैं, और हमारी ए क्लास टीम है। और वो खिलाड़ी जिनके हवाले से आवाम भी बड़ा कह रही थी इन्हें वापस लेकर आया जाए, और वापस लेकर बाबर आए आर्मी इतनी नताइज आप सोशल देख लें मीडिया फिर। पे होती है, तो बाबर आर्मी की तरह फिर प्ले भी तो करे, अच्छा परफॉर्म करे। बाबर भी आउट हो गए, फखर जमान 0 पर आउट हो अगर गए, मतलब आवाम क्या ने माम परफॉर्मेंस आपको है। किंग बना दिया ना, तो आप भी अपनी रियाया का कुछ रियाया ख्याल का, करें, अपने yes, फॉलोअर्स का yes, ख्याल yes. करें जो आपको पसंद करते हैं। तो चलें जी, उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो तीसरा मैच है उसमें पाकिस्तान जो है वो फैसला कौन है, कोई ना कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा तो ये जो सीरीज है ये पाकिस्तान के नाम हो सकेगी, वरना तो फिर नताइज आपके सामने। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर तहजीब, तारीख और विरसे का वो शहर जो सदियों से अपनी शान और शौकत के बाइस पहचाना जाता है। यहाँ की गलियाँ, दरवाजे और जो इमारतें हैं वो माजी की शान और कहानियाँ सुनाती हैं। इसी तारीख को महफूज रखने और आलमी सतह पर उजागर करने के लिए वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी भरपूर किरदार जो है वो अदा कर रही है। शाही किले की बहाली हो, दिल्ली गेट का हुस्न लौटाना हो, या अंदरूनी लाहौर की गलियों को नई जिंदगी देना, ये सब लाहौर की सकाफत को जिंदा रखने के अज़्म की अलामत है। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि लाहौर के तारीखी विरसे को महफूज बनाने के लिए किन मंसूबों पर काम चल रहा है, और इस शहर बेमिसाल को आलमी सयाहती नक्शे पर नुमाया करने के कौन कौन से मंसूबे चल रहे हैं। इस मौजू पर बात कर लेते हैं। डायरेक्टर जनरल वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी जनाब नजम साकिब साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर सबसे पहले तो हमें बताइए कि पुराना लाहौर लाहौरियों को लौटाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं आपकी अथॉरिटी की जानिब से, कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं? देखें, लाहौर की सकाफत खाली बिल्डिंगों से नहीं है। मैं हमेशा ये कहते हैं कि इट्स नॉट ओनली टेंजिबल, इट्स इनटेंजिबल हेरिटेज। जी, जब आपका टेंजिबल जिसमें बिल्डिंग्स हैं, बिल्ट हेरिटेज है, उसको जब हम रिस्टोर करते हैं तो खुद ब खुद इनटेंजिबल हेरिटेज जो छुपा हुआ है वो भी आहिस्ता सा मुंसलिक होता है, वो भी आहिस्ता सा नुमाया होना शुरू हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज़ हेल्पिंग अस इज़ दी वर्किंग ऑन दी बिल्ट हेरिटेज, यानी कि वो चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मिटती जा रही थी, यस, उसको दोबारा से हम रिस्टोर करते हैं। वॉल सिटी लाहौर जो है उन चंद दुनिया की वॉल सिटीज़ में से है जो अभी कुछ बाकी हैं। जी, तो लिहाजा द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक स्पेशल इनिशिएटिव के तहत इसके ऊपर जो वॉल्स हैं उसके ऊपर काम शुरू किया जा रहा है कि वॉल्स भी बनाई जाए। आपका शेरांवाला फिर आपका कश्मीरी, दिल्ली, फिर लाहौरी एंड भाटी, ये गेट तो अकबरी मौजूद थे, ये मौजूद थे और अकबरी थे। लेकिन जो गेट मिसिंग थे उसमें टकसाली मिसिंग था, फिर अकबरी गेट जो मंडी के साथ था वो मिसिंग था, जकी गेट मिसिंग था, तो ये वो गेट जो, और शालम गेट मिसिंग था। तो द गवर्नमेंट एंड मोची, तो गवर्नमेंट हैज़ गिवन द इनिशिएटिव्स और उसने हमें पुश किया है कि हम उन गेट्स को भी रिस्टोर करें, सही, ताकि जो वॉल सिटी नोन फॉर 12 गेट्स थे, जब आप उसके ऊपर मूव राउंड करें तो आपको वॉल भी नजर आए और 12 गेट भी नजर आए। सो दैट मीन्स दैट यू आर ब्रिंगिंग दैट built heritage which was there from years and years and centuries which was there should be visible to the young generation as well. इसके साथ साथ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो कि मैं समझता हूँ यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी है, जिस पे गवर्नमेंट ने बहुत ही एम्फसाइज़ किया, ये कि किसी चीज़ के लिए भी आप जब किसी को बुलाते हैं, कहीं बुलाते हैं, तो आपके पास अगर पार्किंग ना हो तो आप जाएंगे नहीं। यस, जी, इसी तरह वॉल सिटी की सकाफत, हम अंदर से गलियाँ, नालियाँ, शालियाँ ठीक कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा, तारें अंडरग्राउंड हो रही हैं, वो सब हो जाएगा।
टूरिज्म के लिए आपने तैयार तो कर दिए, आपने टूरिज्म ट्रेल्स भी बना दिए, सही, लेकिन टूरिस्ट गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? कहाँ खड़ी करें? इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट। यकीनन नजम साहब ये तो बहुत दुरुस्त फरमाया आपने, पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है और हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि मुझे बहुत मतलब ये प्रॉब्लम हर प्लाजा इंसान को बनाया जा आती रहा है पार्किंग जी, मैं उसको बताता हूँ कि हर मेजर गेट के साथ एक अंडरग्राउंड, ऊपर नहीं, क्योंकि ओके जो अबव द ग्राउंड होगा वो विजुअल डिस्ट्रैक्शन देगा। सो वी हैव द स्पेस, वी आर गोइंग अंडरग्राउंड। ओके, अब उसमें कहीं पे 3 लेवल अंडरग्राउंड जा रहे हैं, कहीं पे 5 लेवल जा रहे हैं। टॉप 2 लेवल्स में आपके पास जो है वो शॉप्स होंगी, वो शॉप्स जो इस वक्त ऊपर नज़र आ रही हैं आपको, जिसकी वजह से आपको सर्कुलर गार्डन भी नज़र नहीं आता। जी। सो लिहाजा की टू की बेसिस पे गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जिनकी दुकानें हैं उनको नीचे दुकानें दे दी जाएंगी और उनका कारोबार भी मुतासर नहीं होगा। सही। अब उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि जब वहाँ पे उन लोगों को जो आएंगे आपके जो उनके बायर्स हैं, जो उनके, वो अपनी गाड़ी आराम से वहाँ खड़ी करेंगे, बजाय इसके कि सड़क पे खड़ी करें। बाइंग करते हैं उतनी देर तक ट्रैफिक ख़राब रहती है। और सर ये मंसूबा कितनी देर में, ये टाइमलाइन क्या है? मैक्सिमम 2 इयर्स का मंसूबा है 2 जी, years का। जिसमें अंडरग्राउंड पार्किंग WCLA के लिए CNW बना रही है, इसमें सर्कुलर गार्डन में, और शॉप्स भी वो बना के देंगी। उसके बाद हम उनको टेनेंट्स को वहाँ पे लीज पे वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। जब वहाँ पे वो चले जाते हैं उसकी मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट WCLA की पास होगी, हम उसको मेंटेन करेंगे। इट इज़ हाई एंड होगी, उसमें आपको टिकटेड पार्किंग होगी बाकायदा प्रॉपर्ली, और सड़कें जो आपको इस वक्त कंजेस्टेड नजर आती हैं सर्कुलर, वो आपको कहेंगे कि ओ इट इज़ बिगर देन माल रोड। ऑनेस्ट टू गॉड, अगर आप कभी संडे की अर्ली मॉर्निंग जाएं जी, तो आपको अंदाज़ा हो सर्कुलर रोड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगेंगे, पूरे सर्कुलर रोड पूरी ड्राइव करके निकल जाते हैं। जो दिन में मसला है उसका सिर्फ और सिर्फ उसका है वो बेहंगम पार्किंग का। तो जब आपको 2,000-2,500, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात होगी कि पार्किंग का इशू दूर हो जाएगा और सुबह सवेरे नाश्ता करने जाएं और शाम में खाने खाने जाएं। लाहौर की सकाफत को ज़िंदा रखने के लिए यकीनन बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। एक्चुअल में जो वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर है, इसका विजन क्या है, मकसद क्या है, और दूसरा ये भी बता दें कि इस सफ़र में, इस जर्नी में सबसे बड़ी कामयाबी आपको क्या लगी? देखें, we believe in that socio-economic regeneration of the local community is very important. और वो उसी सूरत हो सकती है जब आपको वॉल्ड सिटी के अंदर टूरिज्म की प्रमोशन हो। जब टूरिस्ट अंदर आता है तो उसके साथ साथ अलाइड बिजनेसेस बहुत सारे बनते हैं, और उस अलाइड बिजनेस अभी भी आप देखें जी, आप वहाँ पे जाती हैं फूड स्ट्रीट की बैक एंड पे, जहाँ पे ताजमहल हलवा पूड़ी आला है या फजा, द वे दे आर सेलिंग इट, येट अ लॉट ऑफ पीपल गो देयर। बट जब वो एक सिंक्रोनाइज मैनर में, एक प्रॉपर डिज़ाइन मैनर में चीज़ें होंगी तो लोग जाना पसंद करेंगे, वहाँ बैठ के खाना पसंद करेंगे। सो जाहिर है इससे टूरिज्म, उन लोकल की टूरिज्म के अलावा इकोनॉमिक रीजनरेशन भी होगी, बिजनेस बूस्ट होगा, उससे लाइट और भी लोग फैलना शुरू। आप देखें शुरू में जब फूड स्ट्रीट बनी थी तो 5-6 रेस्टोरेंट थे सिर्फ, कुकुरजन से शुरू हुआ, एक विंग था हवेली का, उसने 3 विंग बना लिए, उससे आगे बनते वो फोर्ट व्यू बन गया, गेट की तरफ जाते बहुत चले गए। अब आपके उधर से जा रहे हैं, अंदाज की तरफ जा रहे हैं, उस साइड पर पूरी लेन में 5-6 और बन गए, और ये बैक साइड पे फैलना शुरू हो गया। सो दिस एरिया इज गोइंग टू बी अ बिग हब, और ये कनेक्ट करेगा फिर भाटी तक जाएगा। जब हम ट्रेल्स बीच में बनाने जा रहे हैं तो लोगों को जब वॉक अराउंड करेंगे दे विल फील वेरी कंफर्टेबल कि एक एंड से चलें, दूसरे एंड पे जा निकलेंगे, और उसकी इलाके की, हर इलाके की अपनी एक सकाफत है। मसलन आप पानी वाले तालाब के पास जाएं तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि लोकलाइज्ड एक हुआ करती थी चूड़ियाँ बनाने की, एक फन था, वो कांच की चूड़ियाँ बनती होती थी। अब आहिस्ता से जब आपका टूरिस्ट वहाँ पे मूव करेगा उसके सामने वो कांच की चूड़ी बांधी होगी तो लेडीज कहेंगे यार लेट्स बाय सम ऑफ देम। यू सी, आई मीन दीज आर ऑल द की इनिशिएटिव्स जिससे गवर्नमेंट चाह रही है कि लोगों की इकोनॉमिक रीजनरेशन होनी चाहिए। आप वेनिस जाती हैं, वेनिस में आपको वहाँ पे ग्लास इंडस्ट्री है, आपके घर में 10 चीज़ें वॉल्स की पड़ी हों ग्लास की, लेकिन वहाँ जब बनते देखेंगे आप टेम्पटेशन होगी कि लेट मी बाय फ्यू ऑफ दिस आर्टिफैक्ट्स एंड आई कैन से कि जी मैं यहाँ से वेनिस से लेकर आई हूँ, बिकॉज इट्स अ ग्लास हब। सो लाइक व्हेन यू गो इनसाइड वॉल सिटी और वहाँ पे बैंगल्स बनते हुए आपने देखेंगे तो यू विल बी टेम्प्टेड कि यार मैं भी यहाँ से। सर ये तो बहुत अच्छे सारे इकदाम हैं, गवर्नमेंट भी बड़ा सपोर्ट कर रही है और आप लोग बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि बिल्डिंग्स को रिस्टोर करना ही काम नहीं है, मतलब सकाफत को भी वो पुरानी जो है वो जिंदा करना है, वॉकवेज बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छा है।
اور میں نے کچھ آپ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو باقاعدہ وہ فیل دی جاتی ہے, وہ ثقافت دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس ڈومین میں مزید کیا کام چل رہا ہے؟ دیکھیں اس میں مزید ایک چیز ہے, ایک چیز ہوتی ہے بنا دینا, اور ایک اس کا بعد اس سے بڑا کام ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنا. وی آر ایکولی ورکنگ آن دیٹ فیکٹر ایز ویل کہ جی یہ بند تو گیا, آگے کیا ہوگا. سو ابھی سے ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایریا جو WCLA نے انفراسٹرکچر ری ڈیولپمنٹ کی ہے, جیسے رائل ٹریل کا ایریا ہے سارا, تو وہ WCLA خود مینٹین کر رہا ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے نہیں کام کروا رہے ہم وہاں پہ, ہم خود صفائی کرتے ہیں, دن میں 2 دفعہ صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ٹورسٹ جو ہے وہ جب تک صاف جگہ نہیں ملے گی وہ نہیں جائے گا. آپ کیوں اچھے پوش ایریاز میں ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یو گیٹ دی انوائرمنٹ از اے کی فیکٹر. آپ مجھے بتا دیے بھلا ایک رچ ہیریٹیج کی جگہ ہو لیکن راستے میں غلاظت پڑی ہوگی تو آپ کبھی جائیں گے نہیں. سو دا کی تھنگ از دیٹ ونس وی از آل ڈن, the whole area has to be maintained as well, cleaned as well. Once things have been cleaned and maintained, I tell you, the tourists will be coming there. آپ کا اپنا local tourist بہت ہے, بہت زیادہ ہے, ایسے ہی ہے. سر یہ صفائی تو بالکل ضروری ہے. جو سٹاف ہے آپ کا اس کی ٹریننگ کے لیے, ان کے ریفریشر کورسز کے لیے کیا انتظامات ہیں تاکہ وہ بھی بڑے ویلکمنگ ہوں اور بڑا ایک اچھا جیسچر دیں, نہ صرف ہمارے بلکہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں ہمارے پاس ٹورسٹ گائیڈ are very well trained. جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں ہم ان کے ساتھ ٹرین لگاتے ہیں بلا جھجک, ہم جس کو بھی چاہیں لگا دیتے ہیں. کبھی الحمدللہ کبھی ہمیں شکایت نہیں آئی. اسی طرح گوتم کے ساتھ مل کے ہم یہ جو ریسٹورنٹس بنا رہے ہوتے ہیں ان کی بھی ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں تاکہ دے شوڈ پریزنٹ دی تھنگس ان نائس مینر. کیونکہ آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو جب تک چیز ویل پریزنٹیڈ نہیں ملے گی تو آپ کہیں گے یار کیا کرنا, پیسے بھی دیں. جو منصوبے شروع کیے ہیں ان کو پھر آگے مینٹین کرنے کی بہت ضرورت ہے. جو مقامی کمیونٹی ہے اس کی شمولیت کے حوالے سے کیا اتھارٹی کا لائن؟ دیکھیں اس میں جب تک لوکل کمیونٹی شامل نہیں ہوگی کوئی چیز بھی آپ کی سکسیسفل نہیں ہوتی. میں نے بھلے ایک گھر بنا لیا, اس پہ پیسے خرچ کر لیے, جب تک آپ اس کو خود اونرشپ نہیں لیں گی, آپ اس کو یوزیج اس کو اس طرح نہیں کریں گی جیسے ہونا چاہیے, I tell you that house or a kitchen is not going to work and it's not going to survive. After 1 year it's going to collapse. That's true. So the key thing is like جہاں پہ گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں ہم جو کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم لوکل کمیونٹی کو بھی آن بورڈ کر رہے ہیں. ہم نے تمام UCs کی جو چیئرمینز ان کو بھی بلا رہے ہیں, ان سے بھی میٹنگز کر رہے ہیں. اپنے پلانز ہم ان سے ڈسکس کر کے ان کے ذریعے کمیونٹی تک پہنچا رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں آپ کی طرف سے بھی یہ چیزیں آ جائیں. جب وہ ان چیزوں پہ کام شروع ہو جائے گا تو پھر I think that is going to be keynote. اینڈ آئی تھنک دس از ہاؤ. ابھی آپ دیکھیں جس ایریا میں یہ گلی سرجن سنگھ اور یہ سارا کچھ ہے, دے آر سکسیزفل بیکاز آف دی لوکل کمیونٹی ایز ویل. آلدو کہ کمیونٹی کی طرف سے اتنی زیادہ بھی پارٹیسپیشن نہیں آ رہی جتنی آنی چاہیے جیسے باہر کی دنیا میں ہوتی ہے. ان کو ایک دفعہ بن جائے تو فٹافٹ اپنے ریسٹورینٹ خود چلا رہے ہوتے ہیں, انہوں نے سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ خود کہتے ہیں کہ یار اب ہم لیٹس, لیکن اب وہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں جو کورٹ یارڈ ایریا آف وزیر خان ماسک ہے, سو وی ہیو ریسٹورڈ شاپس اوور دیئر, سو دیٹ کلچر از کمنگ دیئر. لوگ تھوڑا سا تمیز کے ساتھ چیزیں وغیرہ ڈسپلے کرنی شروع کر دی. تو آئی تھنک وی آر ہوپ فل دیٹ ونس تھنگس ہول پروجیکٹ از کمپلیٹ, دس ہول walled area and its surroundings is going to be main hub for any kind of tourism. زبردست, بہت تھینک یو سو شکریہ مچ نجم ثاقب صاحب. اور یقیناً وال سٹی اتھارٹی کا جو کام ہے وہ لائق تحسین ہے اور اس کے ناقد بھی جو ہیں وہ بھی تعریف کرتے ہیں کہ جناب بہت اچھے جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں گفتگو سننے کے بعد اب میں نے سوچ لی بحالی کا کام جاری ہے تاریخی, بلکہ ساتھ ساتھ ثقافت پہ بھی وہاں بہت کام ہو رہا ہے. اور میں نے بھی پلان کر لیا کہ اب ہمیں ناشتہ کر لینا چاہیے یا شام کا کھانا کہیں بیٹھ کے اولڈ لاہور میں آپ جائیں تو بہت ہی خوبصورت آپ کو ایک تو اپنی لاہور کی ثقافت ملتی ہے, مقامی ٹورسٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے, بین الاقوامی طور پر بھی دیکھیں تو انٹرنیشنل ٹورسٹ کے لیے بھی بہت زیادہ بہترین منصوبے جو ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں. تو ابھی پروگرام میں میرے خیال سے بریک لینا ہے. آپ ہیڈ لائنز ملاحظہ کریں اور ہم بریک کے بعد کچھ دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے سنا پاکستان. بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے مابین مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے اور اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز پہلے مصالحت کاروں نے دونوں ممالک کے وفود سے علیحدہ ملاقات کی. اس کے بعد دونوں وفود آمنے سامنے بیٹھے اور آپ کو یاد کراتے چلیں کہ اسلام آباد نے طالبان رجیم سے سرحد پار عسکریت پسندی کے خلاف ویریفائبل ایکشن کا مطالبہ کر رکھا ہے. اور اس سے قبل 3 نومبر کو پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری یہ واضح کر چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے حملے رکوانا
पाकिस्तान का एक ऐसा जी। मुतालबा है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। जी बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वेलकम का। सुनो पाकिस्तान और जो सूरत हाल बनी हुई है, कल से पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि इस बार अफगान तालिबान से मुआहदा तवील मुद्दती हो पाएगा? क्या मुमकिन है कि तालिबान अब की बार अपने मुआहदे और वादे पर कायम रहेंगे? उम्मीद तो है। देखें, पाकिस्तान को अंगेज रहना चाहिए, तालिबान के साथ इतनी दूरियां नहीं इख्तियार करनी चाहिए कि जो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाए, और उस वैक्यूम को जिस तरह अब हो रहा है कि हमारे दुश्मन आगे उसको फिल कर लें। सही। हमारा उनके साथ एक बड़ा तवील दौर है। हमारे लोग ये नहीं समझते कि जहाद अफ़गानिस्तान में और मौजूदा सूरत हाल में फ़र्क क्या है, मुजाहिदीन में और तालिबान में फ़र्क क्या है। वो एक चीज़ इसको सबको एक नथी करके तो फिर मुखालफत शुरू कर देते हैं, और जब आप मुखालफत करते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और वो वैक्यूम जो है उसके अंदर अब आकर हमारे दुश्मन जो है उसके अंदर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, जो पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं, और जो इतनी बड़ा हमने जहाद जो है वो एक इस सदी का सबसे बड़ा एक मौजज़ा था, वो जब कामयाबी के साथ मामलात हो गए हैं, तो अब इस मामले को दूरियां नहीं लानी चाहिए। हाँ, ये बात अफ़गान तालिबान की हुकूमत को भी पता है और हमें भी पता है कि जो पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हो रही है, दहशत गर्दी हो रही है, इसकी जड़ें और इसकी बेसिस अफ़गानिस्तान के अंदर है। ये अब उनको ज़िम्मेदारी दिखानी पड़ेगी कि हमारे बॉर्डर से या तो उनको दूर ले जाएं, या फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से जो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर इस किस्म के मामलात होंगे तो फिर हमारे ताल्लुकात जो है वो दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जाएंगे। एजाज साहब, देखा जाए तो ये वो अफगान तालिबान है जिनको अमेरिका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, रशिया के ख़िलाफ़ सपोर्ट किया, लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता 3 सालों में पाकिस्तान में दहशत गर्दी इन्हीं की वजह से दोबारा सर उठा चुकी है। बराह रास्त ना सही तो प्रॉक्सी के ज़रिए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा है। क्या समझते हैं आप इसमें कि किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? सिफारती तौर पर ये मामला हल हो सकते हैं दूसरे ममालिक की मदद से? वो तालिबान नहीं है जिन्होंने जहाद लड़ा वहाँ पर जी। ये तालिबान वो तालिबान नहीं है जिनकी पाकिस्तान ने सरपरस्ती की। 9/11 के बाद जो हमला हुआ अमेरिका ने किया, उसमें पाकिस्तान तालिबान के साथ नहीं खड़ा हुआ था बल्कि अमेरिका के साथ खड़ा हुआ था। अगर आपको याद हो कि जब वो थ्रेट किया था पाकिस्तान को, जिसको बाद में जनरल मुशर्रफ ने नहीं माना, तो वो तालिबान को मुजाहिदीन के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते। हाँ, इन तालिबान ने भी अमेरिका को इस हद तक घुटने टेकने पर मजबूर किया कि उनको वहाँ से जाना पड़ गया, और पाकिस्तान के उनके साथ एक बड़े करीबी और अच्छे दरीना ताल्लुकात थे। लेकिन फिर जब से ये प्रॉक्सी चलनी शुरू हुई है वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जब से ये ताल्लुकात ख़राब होते रहे, और अमेरिका के इनखला के बाद तालिबान की हुकूमत को चाहिए था कि जो, और ये उन्होंने वादा भी किया था, मुझसे वादा किया था एक मुलाकात के अंदर कि हमारी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन वो हो रही है। और जब वो हो रही है तो फिर ताल्लुकात तो लाजमी बात है ख़राब होने। तो इसमें बराह रास्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को बैठ कर बातचीत करनी चाहिए। बाकी तो ममालिक कोशिश कर रहे हैं, तुर्की, कतर हो गया, चीन हो गया, कोई भी नहीं चाहता कि इस खत्ते के अंदर मामलात वो ख़राबी की तरफ जाएँ। लेकिन जो बात आपस में हो सकती है इतने ताल्लुकात के बाद, वो कोई और तीसरी कुव्वत आकर मामलात यकीनन सालिसी का किरदार भी अदा किया जा रहा है और ये मामला हल करने की कोशिश की जा रही है। एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं, वी होप के मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो सकें। पाकिस्तान का यही मुतालबा था जी के जो सरजमीन है, अफगान सरजमीन है, उसको दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए। हमेशा से महाम अमन का दाई है और अपने तमाम हमसायों से ना सिर्फ अमन बल्कि अच्छे ताल्लुकात भी चाहता है, बशर्ते कि वो भी इस पर आमादा हों। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, कुछ सेहत के हवाले से बात हो जाए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मरीजों की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ती चली जा रही है। डेंगू बुखार अब सिर्फ एक मौसमी बीमारी नहीं रहा बल्कि एक संगीन मसला बन चुका है जो हर साल हज़ारों अफराद को मुतासिर कर रहा है। जी बिल्कुल, और सवाल ये है कि डेंगू की बर वक्त पहचान
कैसे मुमकिन है, कौन से अलामात ज़ाहिर हों तो टेस्ट करवाना चाहिए, और सबसे अहम हम खुद को अपने प्यारों को इस बीमारी से महफूज कैसे रख सकते हैं, आज अब इन्हीं अहम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आप मौजूद हैं डॉक्टर नाइफ उस्मान सेगल साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट फातिमा मेमोरियल अस्पताल। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये कहेगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं गुज़श्ता दिनों से डेंगू के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, इसकी वजह क्या है और किन इलाकों में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं अब तक? देखिए जी, डेंगू के इस वक्त केसेस इसलिए इतने ज़्यादा इस दफ़ा रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि मेन वजह यह है कि रिसेंटली पाकिस्तान हैज़ गॉन थ्रू द फ्लड्स, अभी फ्लड्स के सीज़न से गुजरा है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है और उसकी वजह से भी होता है ज़्यादा, और जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे मच्छरों की तादाद बढ़ जाएगी, और फ्लड्स के बाद अभी भी पानी सही तरह से उसका निकास जो है वो कई एरिया से नहीं हो सका। तो जहाँ भी मॉस्किटोज़ बढ़ेंगे वहाँ पे मच्छर बढ़ेंगे, वहाँ पे डेंगू बढ़ जाएगा। मेजर सिटीज़, अर्बनाइजेशन की वजह से मेजर सिटीज़ जो मोस्ट अफेक्टेड हैं वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, सिंध रिमेन्स एट द टॉप, और जी कराची इज़ द मोस्ट अफेक्टेड सिटी। लाहौर में इस वक्त तकरीबन 3100 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, विद 68 केसेस एवरी डे रिपोर्ट हो रहे हैं। तो यही वजह है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, और जो है वो लैक ऑफ जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और क्लीनलीनेस की इश्यूज़ जो हैं उसकी वजह से फिर डेंगू की इंसिडेंस। डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली हमारी फ्रेटर्निटी से एक फीमेल एंकर हैं, उनका भी इंतकाल हुआ है डेंगू की वजह से, बड़ा अफसोसनाक है। सर, इसी हवाले से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हम आम बुखार और डेंगू में फ़र्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये जो मरज़ है ये फिर जानलेवा हो जाता है? डेंगू बेसिकली एक वायरस कॉज करता है जो कि मॉस्किटो उसको ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर। तो डेंगू इज़ कॉज बाय फ्लेवी वायरस, जो कि बहुत सीवियर वायरस। उसमें पहली अलामात ये आती है कि आपको वेरी हाई ग्रेड फीवर होगा, आपका फीवर 104 तक जाएगा, 41 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। साथ ही आपको सिवियर जॉइंट पेन्स और हेडेक सिवियर होता है, और पर्टिकुलरली आपकी जो आइज़ के पीछे वाला एरिया है वो बहुत हर्ट करता है, इट्स वेरी पेनफुल। और बोन पेन होती है, जॉइंट पेन्स होती है, नोज़िया होता है, कभी कभी क्वाइट पेशेंट रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है काफ़ी। तो इस वजह जो ये हैं, और यूजुअली जो है आप देखेंगे कि पेशेंट जो है वो बहुत वीकनेस और का शिकार होता है। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि एक मतलब शख्स है तो उसको कोविड भी हुआ, डेंगू भी हुआ। वो कहता है कि कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स इतने नहीं थे जितने डेंगू के थे, उसके बाद इतनी वीकनेस है। डेंगू में जो है वो अलामात यूजुअली 3rd to 4th डे में शुरू हो जाती हैं, और अगर उसकी सिवियर फॉर्म नहीं है डेंगू की तो फिर ये हफ्ते 10 दिन में इसकी रिकवरी होती है, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट को काफ़ी वीकनेस है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अलामात ज़ाहिर हो जाएं और किसी शख्स को पता चल जाए, वैसे तो हम सब यही सोचते हैं हर मरज़ का इलाज जो है वो पैनाडोल है, घर में पैनाडोल खाना शुरू कर देते, फ़र्क नहीं पहचानते। इन केस जब किसी को आइडिया हो जाए कि वो बहुत ज़्यादा ही अब बीमार हो चुका है, तो पहला टेस्ट कौन सा करवाना चाहिए, और कौन सा टेस्ट ऐसा है जो वाकई बाएतमाद भी है कि ये करवाएंगे तो मुकम्मल तौर पर तशख़ीस हो सकती है? जो पहला टेस्ट है, कुछ तो ब्लड टेस्ट हैं जो बेसिक ब्लड टेस्ट है। बेसिकली उसमें आपका CBC टेस्ट है, जिसमें हमने नज़र रखनी होती है प्लेटलेट काउंट पे, और जो आपकी ये वाइट सेल काउंट है, जो इम्यूनिटी जब भी आप बीमार होते हैं तो वो दे फाइट अगेंस्ट द डिजीज़, उस पर आपने नज़र रखनी है। और जो स्पेसिफिक टेस्ट अगर हैं तो उसमें 2-3 टेस्ट हैं जो कि अर्ली डायग्नोसिस में आपका मोस्ट कॉमन जो पाकिस्तान में रिक्वेस्ट किया जाता है वो NS1 एंटीजन वायरस का डिटेक्ट करने के लिए, तो उसको आप NS1 एंटीजन टेस्ट जो है वो बोलते हैं। वो आपका टेस्ट जो है विद इन 1 डे आप उसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो वो अर्ली डायग्नोसिस के लिए। और भी टेस्ट हैं, वायरस को कल्चर भी किया जा सकता है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये टेस्ट मोस्ट एफिशिएंट है। बिल्कुल, ये सारे टेस्ट तो मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा ज़रा पीछे आते हैं। मतलब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से इस वायरस से बचने के लिए, इस मच्छर से बचने के लिए कौन कौन से अमली इक़दाम हैं जो कि हम कर सकते हैं और महफूज रह सकते हैं? बिल्कुल, एक तो आपकी जो आप अपनी पर्सनल हाइजीन की से जो स्टेप्स ले सकते हैं वो ये है कि जैसे आप शाम के वक्त और अर्ली मॉर्निंग सुबह के वक्त
آپ کوشش کریں کہ لانگ سلیوز کے ساتھ پورے اپنے کپڑے پہنیں جو آپ کے پورے بازو اور ٹانگوں اور پاؤں کو پہ ساکس پہنے تاکہ وہ کور کر سکیں، تاکہ بیسیکلی آپ نے پریونٹ کرنا ہے کہ جو مچھروں کی موسم بھی بہتر ہو گیا. ہاں جی. دوسری یہ ہے کہ آپ مسکیٹو ریپیلنٹ یوز کر سکتے ہیں، کریمز اور ملتے ہیں اور لوشن بھی ملتے ہیں، وہ آپ لگائیں تاکہ مسکیٹو کی بائٹس جو ہیں وہ آپ اوائڈ کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اٹس اے میتھ، یہ میرے نزدیک بھی تھوڑا سوشل میڈیا کے تھرو بھی گزرا کہ ڈینگی مچھر کاٹنے کا کوئی اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے اور یہ اسی وقت میں کاٹتے، دوپہر کے وقت نہیں کاٹتے، ایسا کچھ ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مچھروں کی جو آپ ہوا میں یا انوائرمنٹ میں ہائیسٹ کنسنٹریشن آپ ارلی مارننگ ٹائم میں دیکھتے ہیں، اور جب سورج غروب ہو رہا ہے یعنی مغرب کے وقت، عصر اور مغرب کے وقت کا جو وقت ہے اس کے درمیان جو ہے اس میں آپ جو مچھروں کی ہائیسٹ کنسنٹریشن آپ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں، مچھر کبھی بھی آپ کو دوپہر کو بھی کاٹ سکتا ہے. کیونکہ یہ بھی ہے وہ، کیونکہ کہا جا رہا تھا ایک فیمیل مچھر ہوتی وہ کاٹتی تو ڈینگی ہوتا ہے، میل مچھر کاٹے تو ڈینگی نہیں ہوتا. میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی نا، اور وہ دیکھی تھی کہ جی فیمیل مچھر جب وہ کاٹتی ہے تو ڈینگی ہوتا ہے، مچھر جو دوسرا ہے وہ تو مطلب کچھ کرتا ہی نہیں ہے، میل مچھر کے کاٹنے سے غلط ہے ساری. پھر اس مچھر کو ریلیٹ کیا گیا تھا مرد حضرات سے اور خواتین کی، جی کہ خون چوستی ہیں، اور یہ مچھروں میں کوئی سیکسزم نہیں ہوتا جو ہے نا، وہ بالکل وہ ذات پات کا فرق نہیں رکھتے اور وہ کاٹتے، اور جو ہے نا وہ کوئی اسکیڈول بھی فالو نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتا دیں کہ علاج کے ساتھ ساتھ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہو گیا، خوراک کا کیا کردار ہوتا ہے؟ کون سی مطلب ایسی ڈائٹ ہے جو آپ کی امیونٹی کو بہتر بناتی ہے، اور اگر وہ بہتر بنا دے تو کیا وہ مددگار ہو سکتی ہے ڈینگی میں یا نہیں؟ بالکل جی، آپ کا جو جنرل امیون سسٹم ہے وہ اگر اسٹرانگ ہے تو آپ کسی بھی ڈیزیز کو زیادہ افیکٹولی فائٹ کر سکتے ہیں. تو اس خوراک کی بیس پہ یہی کہ آپ اگر آپ جنرل میجرز کی بات کریں تو آپ ہائی پروٹین ڈائٹ لیں، ٹھیک ہے، اور جو باہر کا کھانا ہے، تلا ہوا کھانا وہ زیادہ نہ کھائیں. ڈینگی کے دوران جو مین سٹے آف دا ٹریٹمنٹ ہے وہ ہائیڈریشن ہوتی ہے، جو ہے نا آپ نے اپنی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دینا، اور جو ہے یہ ہائی پروٹین ڈائٹ لینی ہے، جیسے انڈے ہوئے، جیسے چکن ہوا، کاربز جو ہیں وہ کم لیں، اور تلا ہوا کھانا کم کھائیں، اور اپنے آپ کو لائٹ رکھیں کیونکہ نوزیا ہو رہا ہوتا ہے تو زیادہ نہیں. تبھی کہا جاتا ہے فروٹس زیادہ کھائیں، جوسز زیادہ پئیں. تو وہ کون سا جوس جو ہے سب سے زیادہ کارآمد جو بھی وائٹامن سی میں رچ ہے، جیسے گریپ فروٹ کا جوس ہے، اورنج جوس ہے، یہ سارے رچ ان وائٹامن سی ہے. وائٹامن سی جو ہے وہ بیسیکلی ایک اینٹی انفلیمیٹری ہے جو کہ جو ہے نا آپ کی باڈی میں انفلیمیشن کم کرتا ہے. لیکن ہائیڈریشن جو ہے اس کو آپ اچھا کیا ڈاکٹر صاحب، آپ نے 2-3 آپشنز بتائیں. اگر آپ ایک کا بتاتے نا تو ہمیں یاد ہے جب ڈینگی آیا تھا نا تو پھر کچھ فروٹس بڑے مہنگے ہو گئے تھے، پتہ چلا تھا جی ان کا جوس بڑا کارآمد ہوتا ہے. خربوزوں کے چھلکے، خربوزے بہت مہنگے ہوتے ہیں تو لوگ ہوم میڈ ریمیڈیز جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکسپیریمنٹ کارآمد ہوتے ہیں. ایز سچ تو نہیں، لیکن فریش فروٹ جوسز سے جو ہے وہ بھی آپ جو بھی وائٹامن سی میں رچ ہے اور جو بھی واٹر کانٹینٹ اس کا ہائی ہے تو آپ وہ لیں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. بیسیکلی ڈینگی کا یہی مین سٹے آف ٹریٹمنٹ ہے، اور ساتھ آپ نے پیناڈول. اچھا سر، ڈینگی سے متاثرہ شخص کو سنبھلنے میں اتنا وقت کیوں لگتا ہے؟ جس طرح ہم آفٹر شاکس کی بھی بات کر رہے تھے کہ کووڈ کے بعد وہ نہیں ہوتے آپ کی باڈی پر اثرات جو ڈینگی کے بعد ہوتے ہیں، ایسی کیا جسم کے اندر توڑ پھوڑ کرتا ہے یہ مچھر؟ بیسیکلی اگر تو بہت سیویئر فارم آف ڈینگی ہے تو یہ آپ کے جو ہے بلڈ سیلز کو بریک ڈاؤن کرتا ہے، اور آپ کو بون پین بھی اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی بون میرو کو بریک ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو ہیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے اس میں کوائٹ سیویئر بون پین پیشنٹ کمپلین کرتا ہے، اور جوائنٹ پینز. تو اس وجہ سے اس کو اس کی ریکوری کے لیے اس کو ٹائم لگتا ہے، اور جتنا بھی امیون سسٹم جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو پھر باڈی میں انفلیمیشن بھی بڑھتی ہے، تو وہ انفلیمیشن سبسائڈ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کسی کو اگر ڈینگی ہو گیا ہے اور وہ بر وقت علاج بھی نہیں کروا رہا، اور کوئی سٹیج ایسی آتی ہے کہ بہت ڈینجرس ہو جاتی ہے، تو اگر تو وہ بچ بھی جائے تو لائف ٹائم بھی کوئی افیکٹ رہتا ہے اس چیز کا؟ لائف ٹائم ایز سچ تو افیکٹ نہیں رہے گا اگر اس نے فلی ریکور کر لیا. لیکن یہ بات لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اس لیے باہر کے ملکوں میں اب اس کی ویکسین بھی ہے کہ ایک بار جس کو ڈینگی ہو جائے اور پہلی دفعہ اس کو مائلڈ سمٹمز آئے ہوں تو سیکنڈ ٹائم جب اس کو ڈینگی ہوگا تو چانسز یہ ہیں کہ اس کو بہت سیویئر النس ہوگی، جس میں اس کو خون کی الٹیاں بھی آ سکتی ہیں اور پیشاب میں بھی خون آ سکتا ہے. تو سیکنڈ ٹائم کو پریونٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے.
تو اس لیے جن لوگوں کو پہلے ڈینگی ہوا ہوتا ہے ان کو جہاں پہ ڈینگی کی انسیڈنس اور ماسکیٹوز اور مچھروں کی کنسنٹریشن زیادہ ہے، اوائڈ کرنا چاہیے، زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹلی ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ کون سا سیزن ہے، کتنی دیر کا ہے، کتنا دورانی ہے کہ یہ ڈینگی مچھر جو ہے اس سے جان چھوٹ جائے، یہ جہاں سے ہے وہاں سے واپس چلا جائے، ہماری جان چھوڑے؟ یہ بیسیکلی مانسون کا سیزن اور جولائی ٹو سپٹمبر کا جو سیزن ہوتا ہے، اور اب ہم اکتوبر اور نومبر میں ہیں، لیکن بیکاز آف دا فلڈز ہم اس کے آفٹر ماتھ لانگ ٹرم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کوئی بھی سیزن اس جہاں پہ مچھروں کا جو ہے جیسے افزائش زیادہ ہے یا پریزنس زیادہ ہے یا انفراسٹرکچر انوائرمنٹ ایسی ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے یا اس طرح ہے، تو یہ پھر جو ہے ایئر لانگ ہی چلے گا، مطلب کہ لیکن موسٹ جو ہے سیویئر ٹائم یہی ہوتا ہے مانسون یا فلڈ جب بھی آئیں۔ زبردست، بہت شکریہ ڈاکٹر نائف صاحب آپ کے وقت کا، اور یقیناً اب ہمیں اور ناظرین کو بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کب مچھروں کی زیادہ بہتات ہوتی ہے، اور وہ کوئی بھی سیزن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے ماحول کو صاف نہیں رکھا، پانی جمع ہے، سڑکوں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پانی جمع ہے، فل سلیوز نہیں پہنے، تو یہ مچھر آپ کو کسی بھی وقت کاٹ سکتا ہے اور آپ کو ڈینگی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ایک ہی حل ہے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور آس پاس کے ماحول کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں تاکہ آپ اس مرض سے بچ سکیں۔ اور بالکل جو بھی ڈاکٹر صاحب نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ضروری ہیں، ان پر سختی سے عمل کریں، انہیں فالو کریں اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھیں۔ بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اور آج ہم اپنے پروگرام میں قدیم شہر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، بابل، جو اپنی جادو، اسرار اور تاریخ کے باعث ہمیشہ سے انسانوں کے تجسس کا مرکز رہا ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں کبھی عظیم بادشاہتیں ابھری، جہاں نمرود جیسا بادشاہ گزرا، اور جہاں کے مینار کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں ذکر آتا ہے کہ آسمانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بابل کا تذکرہ ایک خاص تناظر میں کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا، جس سے یہ مقام مزید راز اور حیرت میں لپٹ گیا۔ آج ہم بات کریں گے بابل کی اسلامی اہمیت، اس کے تاریخی پس منظر اور ان نشانیوں پر جو قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسلامی اسکالر علی وقار قادری صاحب۔ علی وقار صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا، آپ نے اس شہر کو وزٹ بھی کیا ہے، کہاں یہ واقع ہے، تاریخی حیثیت کیا ہے، آپ کا اپنا مشاہدہ کیا ہے اس شہر کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ بڑا ہی تاریخی شہر ہے۔ چند ایک شہر ہیں جو اسلام نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، جن میں ایک بابل بھی ہے، جن میں قدیم مصر بھی ہے۔ اب تو ملک بن گئے، اس دور میں یہ شہر ہوتے تھے۔ بابل ہے عراق کے اندر، اس وقت بھی عراق کے اندر ہے، اس وقت بھی عراق کے اندر تھا۔ اب بغداد سے جب نجف جاتے ہیں تو یہ درمیان میں آتا ہے، بلد کے بعد بابل آتا ہے۔ بہت قدیم شہر ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن، احادیث اور بائبل اور پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا تذکرہ ایک ہمیشہ منفی پیرائے میں کیا گیا ہے، سازشی شہر کے طور پہ اس کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ شہر جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ہوتی ہے اور سرکشی کی جاتی ہے، اس کے طور پہ آیا ہے۔ اللہ کے احکام کے نافرمانوں کا شہر کے طور پہ اس کے تذکرہ زیادہ تر آیا ہے۔ اس کے اندر ایک اچھی بات اور ایک خوبی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی جائے پیدائش اس شہر میں ہے اور گھر یہاں پر۔ میں وہ جگہ دیکھ کر آئے جہاں حضرت ابراہیم جس کمرے میں پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، پھر اسی میں نمرود بھی تھا، اسی شہر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ پہلا معرکہ اسی شہر کے اندر ہوا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد نمرود نے ایک وہ اونچا سا مینار بنایا جس کو برج بابل کہتے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم کے گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ اس کا اب وہ مینار تو نہیں ہے، لیکن اس کا نقشہ موجود ہے، یعنی وہ اس کے وہ کھنڈرات موجود ہیں جس پر چڑھ کے وہ کہتا تھا کہ اب ابراہیم کے بعد میں ابراہیم کے خدا سے لڑوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے۔ تو اس شہر کے اندر ہمیشہ خدا کے نافرمانوں کی حکومت رہی، حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو بھی ہجرت کرنی پڑی، وہ چھوڑ گئے یہاں سے، کنعان چلے گئے، پھر مصر چلے گئے، اور پھر بالآخر فلسطین چلے گئے۔ وقار صاحب، یہ جو تاریخی حیثیت آپ نے بیان کی، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بابل شہر میں نماز پڑھنے سے بھی منع کیا؟ بابل پھر اللہ تعالیٰ کی عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی بنا۔ اچھا، اس کے اندر اس پر ہم آتے ہیں جو حدیث آپ نے حوالہ دیا، لیکن میں تھوڑی اس کی ہسٹوریکل پہلو بتا دوں۔ ضرور۔ یہ 4000 قبل مسیح میں یہ آباد ہوا تھا، حضرت سیدنا عیسیٰ سے 4000 سال پہلے، یعنی ابھی 2500 سال حضرت عیسیٰ کو ہو چکے ہیں، ہم 2500 میں ہیں نا،
اور 2025 یعنی 2000 سال یہ ہو چکے ہیں اور 4000 ایڈ کر لیں تو کتنا بن گیا 6025 سال پہلے یہ شہر تھا. یہ دنیا کا پہلا میٹروپولیٹن شہر تھا جس میں باقاعدہ قیام گاہیں تھیں, مسافر خانے تھے اور باقاعدہ سوار ایک شہر سے دوسری جگہ جانے کے لیے اس وقت ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا گیا تھا. اس وقت کے حالات جدید شہر تھا, یعنی جدید میٹروپولیٹن شہر تھا. معلق باغات تھے, یہ دنیا کا واحد شہر تھا جس میں گارڈنز انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی سے بنائے تھے جو زمین پر نہیں تھے, ہوا میں معلق رہتے تھے. اس کو پھر تباہ کیا چونکہ جب جو شہر آباد ہو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں اور وہ نافرمانی پر ڈٹے رہیں تو پھر بالآخر نعمتیں چھن جاتی ہیں. یہ فرد ہو, قوم ہو, شہر ہو, ملک ہو یا سلطنتیں ہوں, جب آپ اللہ کی نافرمانی پہ آتے ہیں تو وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. چھنی یوں کہ پھر سائرس بادشاہ تھا ایران کا, فارس کا, اس وقت فارس نام تھا. اس نے اس پر حملہ کیا. آپس میں جس طرح سپر پاورز کی کشیدگی نہیں ہوتی ہر دور میں, ایک یہ سپر پاور تھا اور ایک ایران تھا. انہوں نے اس پر حملہ کیا, پھر دوسرا حملہ, پھر تیسرا حملہ. بالآخر بخت نصر نے اس کو یوں اجاڑا کہ میٹروپولیٹن سٹی کھنڈر بن گیا. اور جب لوگ اس شہر سے گزرتے تو رستہ بدل لیتے. ہم بھی زبردستی گئے تھے, وہ کہتے تھے نہیں یار ادھر سے نہیں جاتے. میں نے کہا نہیں یار لے کر جائیں. پھر ہم وہاں پر گئے, پورا حضرت ابراہیم کا گھر, نمرود کی وہ جگہ جہاں مقابلہ ہوا تھا, اور بعض لوگ کہتے ہیں وہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا وہ جگہ بھی وہیں پر ہے, لیکن اب انہوں نے اس کو احاطہ کر کے نا اس کی نشانی بنا لی. تو یہ ہے وہاں پر نافرمانی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حضرت علی, حضرت مولا علی سے روایت, مولا علی تشریف لے جا رہے تھے تو رستے میں یہ شہر تھا, چونکہ وہ سارا کربلا پاس ہی ہے, نجف پاس ہی ہے, 40-50 کلومیٹر پہ. تو جب وہاں سے گزر رہے تھے تو نماز کا وقت آیا تو حضرت مولا علی نے گھوڑوں کو تیز کر دیا. تو لوگوں نے کہا نماز پڑھ لیتے ہیں. تو فرمایا یہاں پر اللہ کا غضب ہے. میں نے اپنے رسول سے دو جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع کی حدیث سنی. حضور نے فرمایا ایک قبرستان میں قبروں کے آگے نماز نہیں پڑھنی, اور دوسرے اس شہر میں نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے, یہاں اللہ کا غضب نازل ہوا تو وہ تیزی سے آگے گزر گئے. تو یہ ایک ایسا شہر تھا جس نے عروج کی بھی انتہا دیکھی, پھر زوال کی بھی آخری حدوں کو دیکھا, اور بالآخر یہ کھنڈرات میں بدل چکا اس وقت. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ کھنڈرات. پڑھے تو کتابوں میں ہے نا کہ وہ عروج کیا تھا, لیکن زوال اپنی آنکھوں سے دیکھا. قادری صاحب, قیامت کی نشانیوں کو کس طرح سے لنک کیا جاتا ہے اس شہر کے ساتھ, کیا تعلق ہے؟ بہت سارا لنکیج ہے. روایات کے اندر قیامت سے پہلے چونکہ قیامت کی دو طرح کی علامات ہیں, ایک علامات کبریٰ اور صغریٰ. جو علامات کبریٰ یعنی بڑی علامات ہے, ان میں پہلی علامت ہے امام مہدی کا آنا, پھر اس کے بعد دجال آئے گا, پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے, پھر اس کے بعد اپنا یاجوج ماجوج کا خروج, پھر اس کے بعد دابت الارض کا خروج, پھر اس کے بعد الدخان کا خروج, وٹس ایور, یوں چلتے 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 آخر تک پھر قیامت برپا ہو جائے گی. تو یہ جو شہر ہے امام مہدی آئیں گے اور دجال کے ساتھ جو مقابلہ ہوگا وہ 4 جگہوں پر ہوگا. ان میں سے ایک ہے شہر عراق کے اندر مقام ہے لد, ٹھیک, جو احادیث کے اندر, اور لوگ کہتے ہیں اس لد کا تعلق, وہ لد جو ہے وہ بابل شہر کے قریب ہے. اوکے, صحیح, یہاں سے کنیکٹ ہوگا. دوسرا مقام ہے عراق, شہر عراق. تیسرا مقام ہے فلسطین, اور چوتھا مقام ہے ہندوستان. یہ جو آپ نے غزوہ ہند کی اصطلاح سن رکھی ہے نا, یہ وہ پیرامیٹر, یعنی یہ نہیں کہ رسول اللہ خود تشریف لائیں گے, غزوہ تو اس کو کہتے ہیں, لیکن حضور نے خود اس کی پیشین گوئی کی کہ جو ہندوستان سے لشکر جائے گا اور میرے بیٹے مہدی کا ساتھ دے گا وہ دنیا کے افضل ترین لوگوں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, تو یوں اس کا تعلق بنتا ہے کہ یہاں پر ایک آخر میں حق و باطل کا مارکا ہوگا, اور اہل حق کا پھر یہ بالآخر مرکز بن جائے گا, اور یہاں سے باطل ختم ہو جائے گا. صحیح. اچھا, بابل شہر کو اگر ہم دیکھیں تو قیامت کی کون سی نشانیاں ہیں جو اس شہر سے وابستہ ہے؟ یہ پورا شہر ہی قیامت کی نشانی ہے. عروج سے زوال آپ دیکھیں کیا ہے, زندگی سے موت کیا ہے, یہ علامہ. یعنی آپ دیکھیں کہ جو چیز جس کو لوگ دور دراز کے علاقوں سے رہنے اور وزٹ کرنے آتے تھے, اب دور دراز کا کوئی گزر بھی رہا ہو تو وہ شہر بابل کا سن کے رستہ بدل دیتا ہے. ابھی چند سال پہلے وہ وہاں پہ لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے بیبلیون سٹی کا اوپر ایک بورڈ لگایا, ورنہ یہ بھی کسی کو بتاتے نہیں تھے, وہ اس کو یعنی وہ نوست کی علامت سمجھا جاتا تھا. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ رہ نہ جائے, اس کے اندر ایک کنواں تھا جو اس کا تذکرہ قرآن میں سورہ بقرہ 102 نمبر آیت میں آیا. اس کا ذکر جادو کے مرکز کے طور پہ کیا گیا. ہاروت اور ماروت 2 فرشتے اتارے گئے, اور وہ یہ کہتے تھے لوگوں کو, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے پہلے کی بات, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے یہ آزمائش ہے, ہم سے نہ سیکھو اور تم کفر کرو گے. لوگ کہتے تھے نہیں آپ ہمیں سکھائیں, ہم کنٹرول کر لیں. یہاں سے ایک بات سمجھ آ, پھر وہ کنٹرول نہیں کر سکے. قرآن کہتا ہے کہ جب وہ سیکھتے
پھر اس کا منفی استعمال کیا کرتے؟ بہت سارے کرتے، لیکن اس میں ایک قرآن نے بیان کیا ہے میاں اور بیوی میں تفریق کے لیے اس کو استعمال کرتے جادو، طلاقیں کروانے کے لیے اور غلط فہمیاں ڈالنے کے لیے۔ تو اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ کسی بری صحبت یا برے کام کے اندر پڑھ کے اپنے آپ کو یوں تیر سوار خان سمجھنا ہو یار مینو کسی نے کی کرنا، جب آپ پڑھ گئے تو پھر آپ کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا ایسے کاموں میں نہ پڑیں۔ یہ وہ کہتے تھے کہ آزمائش ہے، دروازے اپنے جب تک آپ باطل پر سے ہر دروازہ دل پر بند نہیں کرتے تب تک حق اور اللہ کا دروازہ آپ پر کھلتا نہیں ہے۔ جب تک یعنی تقوی اور گناہ یہ دونوں زندگیاں ساتھ ساتھ نہیں چلتی، یہ سب سے بڑا فریب ہے جس میں آج کے نوجوان یعنی اس سمت میں آپ کو چلنا بھی نہیں چاہیے تیسمار خان بن کے کہ شاید میں محفوظ رہ جاؤں گا۔ اچھا قادری صاحب، جس کنویں کا آپ نے ذکر کیا اس میں کوئی سزا کا بھی کانسیپٹ ہے کہ یہاں پر سزا بھی دی گئی تھی یہ جو کالا جادو کرنے والے تھے یا اس طرح سے؟ اس حوالے سے بھی کچھ ملتی ہے؟ اس حوالے سے کچھ صریح تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کنویں کو ایک علامت بیان کیا گیا۔ بعد میں پھر جو جادوگر تھے وہ اس کنویں کے ارد گرد بیٹھ کر اپنے وہ منتر اور چلے کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کا دور آتا ہے، حضرت سلیمان ان سے وہ سارے وہ منتر کاغذ لیتے ہیں اور اس کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان کی وفات ہوتی ہے تو یہ نکالتے ہیں اور پروپوگیٹ کے آج بھی انسائکلوپیڈیا بٹانیکا کے اندر موجود ہے جوئش کسٹم کے طور پہ کہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی سے نیچے چونکہ یہ جادو کا علم برآمد ہوا، لہٰذا یہ مقدس علم ہے، اس لیے یہود و نصارہ عیسائی اور یہودیوں میں اس علم کے بہت ماہرین پائے جاتے ہیں۔ اچھا وقار صاحب، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ نے وزٹ بھی کیا ہے، براہ راست دیکھا بھی ہے، یہ شہر اب بالکل کھنڈر ہے، کوئی رہتا بھی ہے، کوئی آباد بھی ہے، کوئی ایریا ایسا؟ بہت، آپ دیکھیں میلوں چل کے شاید آپ کو ایک چھوٹا سا کوئی کچا گھر نظر آئے جہاں پہ کوئی رہتا، اب کوئی نہیں رہتا، لوگ دور ہاں اپنا یہ وزٹرز آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن اور خاص طور پہ وہ علاقہ پورا انہوں نے نا باڑ لگا دیا۔ حضرت ابراہیم اور نمرود جہاں یہ مقابلہ، جہاں وہ آگ جلائی تھی، اس پورے علاقے کو باڑ لگا۔ آپ یقین کیجئے حضرت ابراہیم کا گھر 2 کلومیٹر کے فاصلے، وہاں جائیں تو لوں لگتا ہے کہ آپ کے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے اور کوئی عجیب سا احساس ہے، اور وہاں سے نکل کے 2 کلومیٹر اس ایریے میں جائیں جہاں یہ مقابلہ ہوا تھا تو یقین کریں آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کے اندر سے نا کچھ یعنی اتنی شدت ہے، بندہ چاہتا ہے یار میں کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں۔ اس کے اثرات آج بھی وہاں موجود ہیں۔ تو اس شہر کو ریسٹور کرنے کی کوئی کوشش یا پھر اس کو دانستہ طور پر ایسے ہی ایز اٹ از ہی رکھا گیا، کھنڈرات بھی رہنے دیا گیا اس کو؟ کھنڈرات تو یہ پہلے بن گیا، لیکن جب آپ کو پتہ ہے ایران عراق وار اور پھر عراق کویت وار اور بہت سارے جنگوں پہ جنگیں، پھر داعش کا نکلنا، اس سب نے تو عراق پورے کو تباہ کر دیا، معیشت بھی ان کی معیشت بھی تباہ، بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوئی۔ ابھی وہ بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت ریکور کر رہے ہیں، لیکن ابھی تو وہ بیسکس کو ریکور کر رہے ہیں، لیکن بعد ازاں توجہ ان کی جائے گی اور امید ہے کہ اس کو ایک پراپر وہ کور کر کے کریں گے۔ فی الحال اس کی کسی کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ اچھا وقار صاحب، جس طرح سے آپ نے یہ سینیریو بتایا اور سچویشن ہے، یقیناً خدا کی قدرت ہے اور دیکھنے کے لیے ہمارے لیے لائیو ایک ایگزامپل بھی ہے کہ جہاں عروج ہوتا ہے وہاں زوال بھی ہوتا ہے۔ تو اس شہر سے قوم کو کیا سیکھنا چاہیے، دیگر شہروں کو، دیگر لوگوں کو کیسے سبق مل سکتا ہے؟ یہ ایک شہر نہیں ہے، بہت سارے ایسے شہر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تباہ۔ قوم اور عاد اور سمود کی بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر ہمیں بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ تم سرکشی کر کے اکڑتے ہو، وہ تم سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھے، حتیٰ کہ وہ اتنے طاقتور تھے کہ وہ پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے۔ اور عمان کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں جو ان کی سیڑھیاں ہیں، میرا اس وقت 6 فٹ قد ہے، تو میرے قد سے اونچے ان کی سیڑھیاں جو وہ نارمل میں چلا کرتے تھے، یہ ان کے قد کا عالم تھا۔ اور ایک قوم کا ایسا بھی ذکر تاریخ کے اندر آیا کہ اگر وہ اکٹھے یوں سر ملا کے کھڑے ہو جاتے تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی تھی، اتنے قداور تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر نافرمانی کے باعث وہ نہیں بچے تو تم بھی نہیں بچو گے۔ راہ فرار نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز ہے، جو قوم اطاعت گزار ہو گئی اس کا تذکرہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے کرواتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر ایک شخص ایک غار میں ہے اور اوپر سے پتھر ہے، کوئی اس کو نہیں جانتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی معرفت کے سفر طے کر رہا ہے، تو اللہ اس کی محبت اس غار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ قادری صاحب، آپ نے بتایا کہ ماضی میں بھی جو تاریخ رہی ہے فتنوں سے پرفتن یعنی یہ شہر رہا ہے، اب مستقبل میں بھی یہ فتنوں سے منسلک ہو سکتا ہے، اور دجال کا بھی کوئی اس کے ساتھ لنک ہے؟ دجال کے جب بالکل لنک ہے نا، کیونکہ حضرت امام مہدی کا جو مارکا ہوگا 4 جگہوں پر، یعنی یہ پوری ایک انٹرنیشنل وار کی صورت ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے اب وہ وار نہیں ہے کہ ایک میدان میں اتریں 2 لشکروں اور دونوں لڑ رہے ہوں، نہیں، اب تو وار ڈیوائیڈڈ وار ہے۔ اکنامیکل وار الگ ہے، سائیکولوجیکل وار الگ ہے،
اور جو ہتھیاروں کے ساتھ جنگ ہے وہ الگ ہے. تو یہ 4 مقامات پر جنگ ہوگی باقاعدہ، جس میں سے ایک مقام یہ ہے. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ جو عراق کے مقام پر جنگ ہوگی اس کو حضرت امام مہدی خود لیڈ کریں گے. سمجھ آئیے؟ تو گویا فتنے کا آغاز عراق سے ہوگا، یہاں سے ہوگا. صحیح، بہت شکریہ وقار صاحب، اور بہت نالجبل چیزیں جو کہ ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں اور اس سے ہمیں سبق بھی سیکھنا چاہیے. بابل ایک ایسا شہر جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جہاں علم ہو، اتنی میٹروپولیٹن اگر وہ سٹی رہی ہے تو دیکھیں اگر ایمان نہیں ہے نا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، فتنہ ہوگا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اس شہر سے سیکھنا چاہیے اور پیار محبت ادب سے رہنا چاہیے، ایمان اپنا مضبوط رکھنا چاہیے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. تاریخی اعتبار سے اس کی کتنی اہمیت ہے، قرآنی آیات میں اس کا حوالہ ملتا ہے، اور مستقبل میں یعنی فیوچر میں اس کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے اور اس کی کس طرح سے اہمیت ہے، وہ بھی آج کے پروگرام میں، آج کے سیگمنٹ پہ آپ کو جاننے کو ملی. تو اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے سنو پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. اور صحت کا سیگمنٹ جیسے کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اب بچوں کی صحت کی اگر ہم بات کریں تو ان کی نشو و نما جو ہے وہ والدین بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں. ترجیح ہوتی ہے کہ بچوں کی نشو و نما بہت اچھی ہو، بچے کمزور نہ ہو اور قد بھی بہت اچھے طریقے سے بڑھے اور بار بار جو ان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں وہ بھی نہ لگیں. چھوٹی عمر میں ہم دیکھتے ہیں نظر کی کمزوری بھی ہوتی ہے، ہڈیوں کی کمزوری بھی ہوتی ہے اور قوت مدافعت کی کمی جیسے مسائل جو ہیں وہ آج کل بچوں میں نظر آ رہے ہیں. اور اسی کو حل کرنے کے لیے عزیر اب مشورے بتائیں گے اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں عزیر نہیں، عزیر آپ کو گیسٹ کی طرف لے کے چلیں گے، جو بتائیں گے بچوں کو قدرتی طور پر صحت مند، توانا، مضبوط کیسے بنایا جا سکتا ہے. کیا واقعی دیسی طریقوں سے بچوں کی قوت مدافعت بڑھائی جا سکتی ہے اور نشو و نما میں بہتری آ سکتی ہے؟ اسی اہم ٹاپک پر ڈسکشن کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حکیم حافظ فرحان صاحب. حافظ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سر، بچوں کا قد رکنے یا پھر آہستہ بڑھنے کا اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے ان کو ڈسکس کرتے ہیں. جی، سب سے پہلے قد کی بات کی جائے تو آج کل قد کی جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے نا قد کے حوالے سے، بچوں کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی. بچے ایک تو موبائل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں جو ان کے دماغ کے اوپر اثر کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ نیند پوری نہیں لیتے. بچے میں نے اکثر گھروں میں دیکھا رات لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں، صبح اسکول جانا ہوتا ہے، اسکول کے بعد صبح پھر ٹیوشن، پورا ٹائم ان کا گزر جاتا ہے رات کو پھر ان کے نیند کم ہونے کی وجہ سے. اگر ہم دیکھیں تو پہلے جتنے بچے زیادہ سوتے تھے اتنے موٹے تازے صحت مند ہوتے تھے. آج ایک تو بچوں کی نیند پوری کروائی جائے، ٹھیک ہے. دوسرا بچوں کو فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، یہ جو جدید کھانے ہیں نا ان سے دور رکھا جائے. یہ جو فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ یا چپس وغیرہ، کولڈ ڈرنک وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس سے بچے بڑی جلدی جوان ہو رہے ہیں، بلوغت کی عمر کو پہنچ رہے ہیں. اکثر دیکھتے ہیں بیٹیاں 11-12 سال کی ایج میں ہی بلوغت میں چلی جاتی ہیں، اسی طرح بچے بھی جلدی. اب اس سے کیا قد رکنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. قد ویسے تو 20 سال تک بڑھتا ہے، لیکن جب آپ سٹریس میں بھی ہو، نیند بھی پوری نہ کر رہے ہوں اور فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ یہ والی اس طرح کی غذائیں کھا رہے ہوں تو پھر قد رک جاتا ہے. پہلے دیکھیں لوگوں کے قد کتنے زیادہ ہوتے تھے، حالانکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جو وراثت میں ملے قد چھوٹا، لیکن کئی آپ پہلے گھر دیکھیں گے ماں باپ کا قد چھوٹا ہوتا ہے لیکن اولاد کے قد بڑے ہوتے ہیں. اس میں وجہ کیا، ایک تو بچوں کو پراپر غذا، وہ صبح ناشتے میں کیا دیتے تھے، بڑی بہترین چیزیں ہمارے پاس ناشتے میں موجود ہیں. انجیر کا استعمال کیا جائے، شہد میں ڈپ کر کے بچوں کو کھلائی جائے، گلا بھی خراب نہیں ہوگا. کھانسی، بلغم، ریشہ، پلس یہ خون کی پیداوار کو بڑھاتی ہے، جسم کو فربا کرتی ہے. بچے جو ہے خاص کر کے یہ استعمال کریں، خون کی کمی نہیں ہوگی. خون کی کمی کا بہترین علاج. اگر اس کے ساتھ کھجور ایڈ کر لی جائے بچے کے ناشتے میں، 1 انجیر اور 1 کھجور کر دی جائے، کمال کا ناشتہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں سارے مغزیات رکھے ہیں، یہ اتنے کمال کے مغزیات ہیں کہ آپ مغز، پستہ اور بادام کی گری اور اخروٹ، یہ اخروٹ پڑا یہ تقریباً 1-2 پیس، زیادہ نہیں. بڑا ہو بچہ ہو، جو چاہتے ہیں ہمارے جسم کے اندر جو ہے نا پوٹاشیم بھی، زنک بھی، فاسفورس بھی، کیلشیم بھی، وہ ان کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ناشتے میں استعمال کریں. اس کے ساتھ جو قد کے لیے بڑی ایک مشہور چیز ہے اس میں مربع بانس. مربع بانس چونکہ خود بھی بانس لمبا ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، سے قد بڑھتا ہے. لیکن قد بڑھانے کے ساتھ دودھ کا استعمال زیادہ، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے ہماری مائیں کرتی تھی، اگر بچہ کوئی چیز نہیں کھا رہا تو وہ فوری طور پہ آج تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو کولڈ ڈرنک پلائی جاتی ہے بڑے شوق سے. جی ہمارا بچہ بڑے شوق سے پیتا ہے. حالانکہ ہماری مائیں کیا کرتی تھیں، ساگو دانہ بنا دیا صبح ناشتے میں، کبھی دلیا بنا دیا جو کا ناشتے میں،
کبھی یہ خشخاش دودھ میں ابال کے بیچ میں بادام کی گری ڈال کے دے دی، یعنی کہ اس طرح کی غذائیں جو ہیں ہمیں کھلائی جاتی تھیں. بے شک ان سب اس طرح کی غذائیں کھلائی جاتی تھی. اور یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچیاں بھی ہیں، ان کا بہت زیادہ ایشو ہے، ان کے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں اور وہ قد ان کے بڑھتے ہی نہیں ہے، بہت زیادہ لڑکیوں میں پرابلم آ رہی ہے. آپ نے بات کی، اس میں سب سے پہلا کام تو بچیوں کو یہی ڈائٹ پلان دیا جائے، دودھ زیادہ پلایا جائے. اور جو میری بیٹیاں بہنیں صبح ناشتہ نہیں کر کے جاتی، ماں باپ کو فورس کر کے ناشتہ کروانا چاہیے. اور اگر آپ لگاتار 1-2 ہفتے ناشتہ نہیں بچی کر کے جائے گی تو اس کے بعد اس کے اندر ڈرائینس پیدا ہو جائے گی، خشکی پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے اسے بھوک ہی نہیں لگے گی. تو بعد میں وہ کہیں گے ہمیں تو بھوک ہی نہیں لگتی. ایسے بچوں کو پھر کیا کریں، املی، آلو بخارا اور زرشک یہ بھگو کے رات کو صبح پلا دیں. اس سے کیا ہوگا، ان کا سمن کو بھوک لگنی شروع ہو جائے گی. انار بڑا اچھا بھوک لگاتا ہے. ایپل جو ہے، اگر آپ صبح نہار 1 ایپل کھلا دیں نا تو 1 گھنٹے بعد آپ کا دل کرے گا 2 پراٹھے استعمال کر لیے جائیں. اور دہی کا استعمال بھی بڑا بہترین ہے بھوک لگانے کے لیے. ٹھیک ہے، ایسے بچوں کو آپ ایک تو کبھی یاد رکھیں، بچہ جب اکیلا بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے نا، تو ہم خود بھی جب اکیلے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو اچھے طریقے سے نہیں کھایا جاتا. یہ بہت بڑی حکمت ہے. صحابہ کے دور میں کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے اکٹھے بیٹھ کے کھاتے تھے. جب آپ کبھی بھی گھر میں آپ اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے، آپ نوٹ کیجئے گا، آپ کھانا بھی زیادہ کھا لیتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، جزو بدن بھی بنتا ہے. تو اس لیے بچوں کو روٹین میں دیسی غذاؤں کے اوپر لے کے آئیں. پرانی جو پہلی غذائیں تھیں، سادہ غذا دیں. گھر میں ہفتے میں 1 دفعہ پائے ضرور بنائیں، ہفتے میں 1 دفعہ کوئی نہ کوئی جو بھی آپ کی گنجائش ہے، آپ مٹن، بیف کوئی بھی بنا سکتے ہیں وہ بنائیں، دیسی چکن بنا لیں. ٹھیک ہے، ہفتے میں 1 دفعہ اس طرح کی چیزیں کھلائیں. باقی لوبیا بڑی بہترین چیز ہے اس میں، یعنی کہ اپنی غذا کو اچھا کریں. فرحان صاحب، میرا خیال ہے کہ جو پیرنٹس کہتے ہیں نا کہ وقت نہیں ہے، اب پھر بچے بھی نہیں یہ کھاتے، انہیں محنت کرنی پڑے گی، آغاز کرنا پڑے گا، بچوں کا ٹیسٹ بھی ڈیولپ کرنا پڑے گا. کیونکہ یہی جب ان بچوں کے قد پھر چھوٹے رہ جاتے ہیں تب یہ بڑے ہوتے ہیں تو رشتوں میں بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بلی کیا جاتا ہے. سب سے خطرناک بات، اسکولوں میں بچوں کو بلی کیا جاتا ہے. اچھا، یہ آپ نے جو لفظ اٹھایا یہ اس وجہ سے، اور اس وجہ سے بھی کئی بچوں کا قد پھر نہیں بڑھتا، رک جاتا ہے. وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں نا، جہاں پہ وہ کوڈو کو کہہ دیتا ہے، کوئی چھوٹو، یعنی کہ کچھ نہ کچھ الفاظ وہ پھر ان کے دماغ کے اوپر اثر کرتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے یہ جو ہے گروتھ ہارمونز، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو اس لیے بچوں میں ایک تو اگر بچے کا قد شروع میں چھوٹا، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے. ایک بچہ ہے، اب 2 سال ہو گیا، 3 سال، اس کو وہی کپڑے پورے آ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا قد نہیں بڑھ رہا. اگر اس کا قد نہیں بڑھ رہا، سب سے پہلے ماں کو پتا چلتا ہے. کس عمر سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمیں اب فکر مند ہو جانا چاہیے کہ بچے کے قد پر کام کرنا بچہ اگر آپ سٹارٹنگ میں نا 2 سال 3 سال کا، آپ اس کا اندازہ مائیں بڑی جلدی لگا دیتی ہیں کہ فلاں کا بچہ اور میرا بچہ، ان کی ایج ایک ہی ہے، لیکن اس کا قد اس کا بڑا فرق ہے. پھر مائیں اپنے بچوں کے کپڑوں سے اندازہ لگا لیتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر دوسری ایک اور بڑی بات ہے کہ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں، رشتہ دار بھی، دوسرے بھی. تو اس لیے یہ عمل ضروری ہے. ایک اس میں ایک اور بات کہوں گا، روحانیت کے حوالے سے بعض اوقات کچھ بچے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، چھوٹے تھے، ان کو نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے. تو مائیں ایک کام ضرور کریں، روزانہ سورہ فاتحہ 7 دفعہ اور تینوں کل 1 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے نا دم ضرور کیا کریں. وہی والا پانی بچوں کو پلائیں اور دم بھی کریں. ساتھ نظر بد کا دم اتنا زبردست ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. 3 مرتبہ پڑھ کے یہ دم کر دیا جائے، یقین کرنے نظر بد نہیں لگے گی. اب یہ آسان سی دعا ہے اور ہر کسی کو یہ یاد کرنی چاہیے. یہ یاد کر کے ڈیلی دم کر دیا کریں. اس سے کیا ہوگا، کئی میرے پاس آتے ہیں لوگ دم کروانے، جی بچہ دودھ نہیں پی رہا، وہ دم کرتے جاتے ہیں، بچہ دودھ پینا شروع کرتا ہے. بچوں کو سب سے زیادہ ماں باپ کی نظر لگتی ہے. اور ایک تو جب بھی آپ بچے کو دیکھیں، بڑے کو دیکھیں، بعض اوقات ہسبینڈ کی میاں کو، میاں کی ہسبینڈ کو، ان کے آپس میں میاں بیوی کی جو لگتے ہیں نا نظر، یہ بھی بہت زیادہ. میاں کی ہسبینڈ کو، سوری وہ اس میں نے اس لیے دوبارہ میں نے دوبارہ اس لیے ذکر کر دیا کہ اس میں بیوی کی ہسبینڈ کو اور ہسبینڈ کی بیوی کو، یہ نظریں تو لگ جاتی ہیں. لیکن میں جو مسئلہ دیکھ رہا ہوں چھوٹے بچوں میں اینکیں لگی ہوئی ہیں، اتنی موٹے شیشوں والی اینکیں انہیں لگی ہوئی ہیں. یہ بچوں کی آئی سائٹ کو ہو کیا رہا ہے؟ ایک تو یہاں پہ جو میں وہاں پہ بات کمپلیٹ کروں، آپ نے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، تو اس سے الا باللہ پڑھنے سے نظر نہیں لگی. اب بچوں کے اوپر آتے ہیں، بچوں کو کیوں اینک لگ رہی ہے؟ یقین کریں اپنے بچے بھی چھوٹے، بڑا سمجھانا پڑتا ہے، موبائل پکڑتے ہیں اپنے، وہ لے کے نا اس میں رضائی میں، بستر میں
कंबल में, तो वो बैठे देख रहे होते हैं। ऐसे और ही है। यकीन करें ऐसे ऐसी, और फिर कई बच्चे ऐसी बोलियां बोल रहे होते हैं, आप हैरान होते हैं, वो सिर्फ कार्टून देख के, चीजें देख के, उनका लाइफस्टाइल। और इनके लिए देखें, हकीम साहब कोई और नुस्खा इनके लिए बताइए। बड़ा आसान सा, जो बच्चे जिनकी नज़र कमज़ोर है, एक तो उन्हें चाहिए कि अर्के गुलाब बड़ी बेहतरीन चीज़ है, अच्छा खालिस अर्के गुलाब हो तो नज़र के लिए बड़ा कमाल है। उसके साथ एक बड़ा सादा सा नुस्खा है, बड़ा सिंपल सा। उसके लिए ले लें सौंफ 50 ग्राम, बादाम की गिरी 50 ग्राम, कूजा मिश्री 50 ग्राम, बड़ा मज़ेदार सा होता है, ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये खिलाया जाए सुबह दोपहर शाम, या एक टाइम ही थोड़ा सा खिला दिया जाए दूध के साथ, या वैसे ही खा लिया जाए पानी के साथ। आँखों के लिए, खसूसन बच्चों के लिए, आँखों को भी ताकतवर करता है, नज़र को ठीक करता है, नज़र इससे अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में फ़र्क पड़ जाता है। साथ ही साथ दिमाग को तक़वियत देता है। ऐसे बच्चे जो कुंद ज़ेन है, जिनका दिमाग कमज़ोर है, फिर बच्चे जो जिनका कद नहीं बढ़ता, सेहतमंद नहीं होते, उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त कुलिया, अक्सर बच्चों को गले पड़ जाते हैं, ठीक है, टॉन्सल्स हो जाती हैं, उसका कमाल का रिजल्ट है। उसमें सिर्फ ये हल्दी लेनी है 50 ग्राम, सौंफ लेनी है 50 ग्राम, मुलट्ठी लेनी है 50 ग्राम, और कुट शीरी जिसका हदीस में बड़ा जिक्र आया है, ये लेनी है 50 ग्राम। तो इससे क्या होगा, ये शहद में मिला के आप लगाएंगे, फौरी तौर पे गला ठीक हो जाएगा, या खाने के लिए दे दें। इसी तरह ऐसे बच्चे जिनकी हड्डियां बड़ी कमज़ोर हैं, यहाँ पे हम रहते हैं, तो यहाँ पे लाहौर में अगर देखा जाए तो छोटे छोटे घर हैं और रेंट पे लोग रह रहे होते हैं, तो धूप तो बाजू का हफ्ता 2 हफ्ते देखी नहीं होती। कोशिश करें इनको डेली दूसरे दिन तीसरे दिन पार्क में ले जाके 15-20 मिनट विटामिन डी जरूर लिया जाए। और विटामिन डी साथ धूप, और इसके साथ ये बड़ा बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का ये नुस्खा है। एक तो देसी घी का इस्तेमाल हंडिया में, या शक्कर बना के, या चूरी बना के। चूरी भी कद के लिए, हड्डियों के लिए कमाल की चीज़ है, देसी घी में बना के दी जाए। उसके साथ ये है कि गुड़ लें और देसी घी लें, 50 ग्राम ये ले लें, 50 ग्राम ये लें, इनको गर्म करें, अब ऊपर से देसी घी उतार लें, ये दवाई तैयार होगी। अब ये क्या करती है, बच्चों को मोटा करती है, कद को बढ़ाती है, भूख लगाती है, इम्यून सिस्टम के लिए बड़ी कमाल है। और यही विटामिन डी बेहतरीन सोर्स है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। ऐसे बच्चे जो पैदा होती हैं हड्डियां टेढ़ी होती हैं या कमजोर होती हैं, उनके लिए अगर ये खिलाया जाए। आज फ्रूट भी लेकर आए हुए हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये फ्रूट भी बताया तो। अच्छा, देसी घी विटामिन डी, अगर किसी की हड्डियां कमजोर है ना बच्चे की, देसी घी की मालिश करके उसे धूप में 20 मिनट बिठा दें, आप देखें 1 महीने में हड्डियां मजबूत भी होंगी, हड्डियां सीधी भी हो जाएंगी। शिकायत कर रहे होते हैं कि रात को टांगे दबा दें, वो टांगे नहीं दबानी पड़ेगी। किल्लत है, मैं ये अच्छा जी, ये रखने का मकसद था कि इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूब बच्चों के लिए बेहतरीन गज़ा है, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, नशास्ता भी है, इसमें कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, विटामिन सी भी है, ई भी है। तो ये बनाना जो है, इसे अगर इस्तेमाल करवाया जाए दूध में, सुबह का नाश्ता माल का, इसका मिल्क शेक बना के भी दे सकते हैं, इसे दही में मिक्स करके भी दे सकते हैं, इसे वैसे भी खिला सकते हैं। लेकिन रात को बिल्कुल बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए, या और आम रूटीन में जिस बच्चे के अंदर बलगम रेशा खांसी है उसको नहीं खिलाना चाहिए। वैसे ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। नजर के लिए टाइम खत्म हो रहा है, मुरब्बा आमला बच्चों को लाजमी खिलाएं, बड़े शौक से खाते हैं मुरब्बा आमला। और खून की कमी के लिए मुरब्बा गाजर, ये बच्चों को लाजमी तौर पे डेली जरूर दें। चीज़ें लाजमी खिलाएं। और अब हम बाद में ये सारी चीज़ें खुद भी खाएंगे। प्रोग्राम का जी वक्त ख़त्म होता चला जा रहा है, हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।